हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे भाई 2019 का पेपर। ठीक है, ये 2019 का बोर्ड का पेपर है 6711। ठीक है, सेट वन है ये। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है ये कंप्लीट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इससे हमारी प्रैक्टिस होगी और एक आइडिया लगेगा कि बोर्ड का पेपर कैसा आना है। तो ये पेपर जो है ना ये कंपैरेटिवली लाइक एवरेज से थोड़ा सा ऊपर लेवल है इसका। ठीक है, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर लेवल है इस क्वेश्चन पेपर का। इसमें ढंग के क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो आपकी तैयारी अच्छी है तो आपकी टेस्टिंग हो जाएगी इस पेपर में, और अगर आपकी तैयारी नॉर्मल चल रही है तो आपकी तैयारी बेटर हो जाएगी ये क्वेश्चन पेपर करने के बाद। ठीक है, और जो भी बच्चे भाई चैनल को पहली बार ही विजिट कर रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, 2023 का बोर्ड का पेपर और 2020 का बोर्ड का पेपर ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। ठीक है, पूरा पूरा 3 आवर्स वाला पेपर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप ये भी चेकआउट कर सकते हो। और चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने डाल रखे हैं। ठीक है, हर चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है अतुल एंड नीरा और पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ओल्ड रेशियो हमें गिवन है। दे एडमिटेड मिताली एज अ न्यू पार्टनर। तो न्यू पार्टनर मिताली है, ये एडमिशन का क्वेश्चन है। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 2 लाख। मिताली ब्रिंग्स हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम ऑफ 20,000 इन कैश। ठीक है, देखो सिर्फ इतना पढ़ के कि गुडविल ऑफ द फर्म अगर 2 लाख है और मिताली जो प्रीमियम ली है वो 20,000 है, तो मिताली का शेयर आप निकाल सकते हो कि उसका प्रॉफिट शेयर कितना होगा। देखो इसको हमने ऐसे निकालेंगे, मिताली का जितनी गुडविल मिताली ला रही है वो न्यूमरेटर में लिखेंगे, फर्म की गुडविल आप डिनोमिनेटर में लिख दोगे। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो मिताली का शेयर हमें मिल जाएगा 1/10। ठीक है, तो मिताली कितना शेयर के लिए फर्म ज्वाइन करे, 1/10 शेयर के लिए। इसका प्रॉफिट शेयर कितना है, 1/10। तो ये हमने निकाल लिया। अब हमें तो देखो एमसीक्यू आने, ये 1 मार्कर कर रहे हैं। पहले का पैटर्न अलग था, इस साल का पैटर्न अलग है, तो हमें तो एमसीक्यूज आने। ठीक है, तो एमसीक्यू में हो सकता है वो मिताली का शेयर पूछ ले। ठीक है, या फिर जो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है वो भी पूछ सकता है एमसीक्यू में। इस क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, अब एक बार ये सेकंड लास्ट लाइन कंप्लीटली रीड करते हैं दोबारा से। मिताली ब्रिंग्स हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम ऑफ 20,000 इन कैश विच इज एंटायरली क्रेडिटेड टू अतुल्स कैपिटल अकाउंट। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच इज एंटायरली क्रेडिटेड टू अतुल्स कैपिटल अकाउंट। इसका मीनिंग ये है कि अतुल को अगर देखो जितना भी प्रीमियम है, अगर सारा का सारा प्रीमियम अतुल को मिला है, इसका मीनिंग ये है कि अतुल ने अकेले ने सेक्रीफाइस करा। ठीक है, जो सेक्रीफाइस किया है वो सिर्फ और सिर्फ अतुल ने करा है। ठीक है, तो न्यू रेशियो हम निकालते हैं जरा। न्यू रेशियो की कैलकुलेशन करते हैं जरा। यहाँ पे अतुल और नीरा की मैंने ओल्ड रेशियो लिख ली है। तो अतुल की ओल्ड रेशियो मुझे पता है कितनी है, 3/5। ठीक है, नीरा की ओल्ड रेशियो कितना है या ओल्ड शेयर कितना है, 2/5। तो अतुल ने अकेले ने सेक्रीफाइस करा। ठीक है, यहाँ पे हमने समझा तो अतुल ने अकेले ने सेक्रीफाइस करा। तो न्यू पार्टनर का शेयर जो 1/10 है ना, सारा का सारा अतुल ने दिया है, तो -1/10 करेंगे। नीरा में कुछ भी नहीं करेंगे। और जो हमारा न्यू पार्टनर है मिताली, मिताली का शेयर कितना है, 1/10। ये 1/10 इसको कहाँ से मिला, अतुल ने दिया। तो अब न्यू शेयर सबका निकाल लेते हैं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आएगा 5/10। इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 4/10। और ये 1/10 ही रह जाएगा। ठीक है, सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यू रेशियो हमारे पास आ जाएगी 5:4:1। ठीक है, तो एमसीक्यू में कुछ भी पूछ सकता था कि किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है, या सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, या न्यू रेशियो क्या है, कुछ भी पूछ सकता था। अगर इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछता तो अतुल और नीरा की आप क्या बताते, 1:0, क्योंकि अतुल ने अकेले ने सेक्रीफाइस किया ना। अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछेगा तो 1:0। ठीक है, तो कुछ भी पूछ लेगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज मेंट बाय इशूड कैपिटल, और चॉइस गिवन है व्हाट इज मेंट बाय एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक है, तो ये दोनों ही थ्योरी के 1 मार्कर हैं। तो बुक में ना आपको थ्योरी गिवन है तो वहां से रीड कर लेना और इनकी डेफिनेशंस लिखनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिख कर दिखाऊं, आप बुक में से डेफिनेशन रीड कर लेना। और इससे रिलेटेड ना देखो, अब एक चीज और मैं बता देता हूँ। चैनल पर ना एमसीक्यूज जो मैं अपलोड कर रहा हूँ वो अब आप देख रहे हो पुराने पैटर्न में ना जरूरी नहीं एमसीक्यू आए थे। तो इशूड कैपिटल से रिलेटेड मैं एक एमसीक्यू डाल दूंगा अपने एमसीक्यू वाले पीवाईक्यूज के वीडियो में। ठीक है, तो ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में जिनसे रिलेटेड पहले आपको क्वेश्चन आया हुआ है। भले ही एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं था, बट क्योंकि अब हमारा पैटर्न एमसीक्यू वाला हो गया, तो जो मैं नए वीडियोस डाल रहा हूँ एमसीक्यू वाले, उसमें इशूड कैपिटल से रिलेटेड एक एमसीक्यू डाल दूंगा। ठीक है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले वीडियो में मैं ऐसे एमसीक्यूज अपलोड कर रहा हूँ। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म ऑन द बेसिस ऑफ
कोर्ट्स इंटरवेंशन, ठीक है। तो इस बेसिस पे आपको थ्योरी का क्वेश्चन आया हुआ है, हमें तो एमसीक्यू आएगा, तो ऐसा भी एमसीक्यू में डिसोल्यूशन वाले पीवाईक्यू वीडियो में इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो पार्टनरशिप फर्म होती है ना, पार्टनरशिप में नो इंटरवेंशन है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कोर्ट इंटरवेंशन है ना, इसमें नो इंटरवेंशन है। और जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, यहाँ पे कोर्ट कैन डू इंटरवेंशन, ठीक है, यहाँ पे कैन डू इंटरवेंशन है, और पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है नो इंटरवेंशन बाय कोर्ट है। तो ये मैंने बहुत ब्रीफली बता दिया, अदरवाइज आप बुक में थ्योरी पढ़ोगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय गेनिंग रेशियो ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। ये भी थ्योरी का डेफिनेशन इसकी आपको पता होनी चाहिए और इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, ठीक है। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। चॉइस में दूसरा क्वेश्चन गिवन है, ये पढ़ते हैं। पी क्यू एंड आर वर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 31st March 2018, आर रिटायर्ड, द अमाउंट पेएबल टू आर 2,17,000 वॉज ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट, ठीक है। तो जो भी पार्टनर रिटायर हुए उसको कितना पैसा देना था, 2,17,000 देना था, और वो हमने पे नहीं किया, हमने कहाँ डाल दिया, उसके लोन अकाउंट में डाल दिया। अभी इतना कह रहा है, तो ये जो लोन है ये फर्म के लिए क्या नेचर का है, लाइबिलिटी नेचर का लोन है, ठीक है, क्योंकि पैसे देने हैं फर्म को, तो फर्म के लिए ये लोन का नेचर क्या है, लाइबिलिटी। फिर कह रहे हैं आर अग्रीड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। तो स्टेट द रेट एट विच द इंटरेस्ट विल बी पेड टू आर। तो ये हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ रखा है, फंडामेंटल में भी। पार्टनर का जो भी लोन होता है फर्म के ऊपर लाइबिलिटी नेचर वाला, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं होगा। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, 6% पर एनम, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, इसके ऊपर बहुत चांसेस हैं क्वेश्चन आने के, और इवन प्रीवियस ईयर में हम देख भी रहे हैं कि आया हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन है छवि एंड नेहा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। तो ओल्ड रेशियो हमें गिवन है इक्वल। छवि विड्रॉ अ फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो क्वार्टरली उसने ड्राइंग विड्रॉ करी है, ठीक है, ड्राइंग्स करी है क्वार्टरली और बिगनिंग में करी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज एट 6% पर एनम। एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन छवि's ड्राइंग अमाउंटेड टू 900। तो उसने आईओडी भी निकाल कर दे ही दिया। तो पूछ रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। तो आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए। अब ये तो 1 मार्कर है ना, तो हमें एमसीक्यू फॉर्मेट में ना जर्नल एंट्री सिर्फ आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। तो मैं जरा ये लिख कर दिखा देता हूँ जर्नल एंट्री रफ शीट पर, ठीक है। तो ये आपको 2 एंट्रीज आपको आनी चाहिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, ठीक है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन अगर एमसीक्यू में गिवन हो तो आंसर होगा। तो एक तो होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिटेड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये तो भाई वो एंट्री जो हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते नहीं है। देखो मैं इसको रफ में समझाता हूँ। जब हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं ना, राइट साइड पे क्रेडिट साइड पे बाय आईओडी, यहाँ पर ही लिखते हैं। तो इसकी अगर आप जर्नल फॉर्म करोगे तो क्या बनेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एक तो ये ऑप्शन हो सकती है। दूसरा हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी लिखते हैं, आईओडी ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ पर हम डेबिट साइड पे लिखते हैं टू आईओडी, ठीक है। तो इसकी जर्नल अगर रीड करोगे क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल टू आईओडी, और यहाँ पे पार्टनर का नेम क्या है, छवि। तो इन दोनों में से कोई भी आपको एमसीक्यू में दिख गई ऑप्शन वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये मैंने दोनों बता दी यहाँ पर। क्वेश्चन 6 हमें करना नहीं है, ठीक है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो ये क्वेश्चन डिलीटेड है। 7th क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहे हैं द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बीनू इज 10 लाख एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, ठीक है। एनुअल सैलरी टू द पार्टनर्स इज 60,000 ईच। यहाँ पर जो कीवर्ड है ना वो ईच है, ठीक है। यहाँ पे गलतियां कर देते हैं बच्चे कई बार। 2 पार्टनर्स हैं तो टोटल सैलरी हो जाएगी 1,20,000 की, क्योंकि दोनों की 60,000 ईच है। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर 3,60,000 एंड 4,20,000, ठीक है। तो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए डेटा भी दे दिया, 3 सालों का प्रॉफिट दे दिया। गुडविल का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल निकालनी है, ठीक है। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। क्वेश्चन 7 की गिवन इन्फॉर्मेशन हमने लिख लिया, ठीक है। रेट लिख लिया, एनुअल सैलरी लिख ली। कैपिटल एम्प्लॉयड में समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ना फर्म की लिखनी है। तो दोनों पार्टनर्स की आपको कैपिटल गिवन है 10 लाख रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे 10 लाख लिख देंगे, यही क्या होगी, फर्म की कैपिटल होगी जो दोनों पार्टनर्स की कैपिटल है। अब देखो हमें सुपर प्रॉफिट के लिए ना 2 चीजें चाहिए होती है, एक नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होता है, एक एवरेज प्रॉफिट चाहिए होता है। तो पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख है, रेट हमें गिवन है ऊपर देखो 15%, तो 15/100। तो ये हमारा आ रहा है 1,50,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है 1,50,000। इसके बाद हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको 3 सालों का प्रॉफिट गिवन ही है, उसको लिख लेते हैं।
एक गिवन है 3 लाख, फिर गिवन है 3,60,000, फिर गिवन है 4,20,000। इसको करेंगे डिवाइड बाय 3, ठीक है। अब देखो इसमें एक पॉइंट ये है कि आपको जो एनुअल सैलरी गिवन है ना, आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लोगे और जो आंसर आएगा ना उसमें से 1,20,000 माइनस कर देना, ठीक है, क्योंकि ये रेगुलर एक्सपेंस है, हर साल का एक्सपेंस है, इसमें ना कंसीडर नहीं करा हुआ, तो हम इसको बाद में माइनस कर देंगे एवरेज प्रॉफिट में से। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है, आप एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले अगर आप इसका ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो क्या करोगे, 3 लाख में से 1,20,000 माइनस करोगे, 3,60,000 में से 1,20,000 माइनस करोगे, 4,20,000 में से 1,20,000 माइनस करोगे, और फिर वो जो ये नए आंसर्स हैं ना इनको ऐड करके डिवाइड बाय 3 करोगे, तो भी आपका सेम ही आंसर आएगा। इसका टोटल आ रहा है 10,80,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये जा रहा है 3 के टेबल से 3,60,000, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट में से अब माइनस कर रहे हैं एनुअल सैलरी टू पार्टनर्स, तो 3,60,000 में से एनुअल सैलरी गई 1,20,000, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 2,40,000, ठीक है। यहाँ पर आपको शो करना है, ठीक है, यहाँ पे शो कर देना कि आपने एनुअल सैलरी माइनस करी है, थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेना। इसके बाद हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला अब तक हमारे को सबको याद होना चाहिए, ठीक है, ये होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। मैं समझा नहीं रहा हूँ इनके मीनिंग्स क्या हैं, क्योंकि हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो और फिर पेपर की ना वीडियो का जो लेंथ है वो और लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए जस्ट मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। एवरेज प्रॉफिट लिखेंगे 2,40,000, नॉर्मल प्रॉफिट की जगह नॉर्मल प्रॉफिट का अमाउंट लिखेंगे 1,50,000, तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आएगा 90,000, ठीक है। फिर गुडविल निकाल देंगे। गुडविल का हमें फॉर्मूला याद है, क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें गिवन है 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। सुपर प्रॉफिट के नीचे 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी 1,80,000, ठीक है। तो ये हमारे 3 नंबर यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। 8th क्वेश्चन हमने करना नहीं है, डिलीटेड है, एनपीओ चैप्टर का क्वेश्चन है, हमारे सिलेबस में इस साल नहीं आना। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है गर्वित लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 3,000 11% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%, ठीक है। फेस वैल्यू 100 है, डिस्काउंट 6% मतलब 6 रुपीज़ का डिस्काउंट है। द फुल अमाउंट वॉज पेएबल ऑन एप्लीकेशन, इसका मीनिंग है आपको अकाउंट कौन सा खोलना है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है, इकट्ठा खोलना है अकाउंट। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 3,600 डिबेंचर्स, देखो इशू करें 3,000, एप्लीकेशन हुई है 3,600 की, मतलब प्रोराटा वाला केस है एक तरीके से। फिर कह रहे हैं एप्लीकेशंस फॉर 600 डिबेंचर्स वर रिजेक्टेड एंड द एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड, ठीक है। तो कुछ प्रोराटा का चक्कर ही नहीं पड़ा, इसने तो सीधे सीधे एक्स्ट्रा एप्लीकेशन को क्या कर दिया, रिफंड करा दिया, रिजेक्ट कर दिया। डिबेंचर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ गर्वित लिमिटेड, ठीक है। तो सीधा साधा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ जर्नल एंट्री करनी आनी चाहिए, प्रोराटा का चक्कर कुछ खास इसमें है नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को। देखो स्टार्ट करेंगे इसके आंसर को, तो इसमें फर्स्ट एंट्री हम लिखेंगे पैसा रिसीव करने की, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपने वो अमाउंट लिखना है जितना पैसा कंपनी ने एक्चुअली में रिसीव किया फर्स्ट टाइम पे। तो 3,600 एप्लीकेशन रिसीव हुई है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 94 से। इसको ऐसा क्योंकि है, देखो 100 का शेयर डिबेंचर था, लेकिन इस पर डिस्काउंट था 6 रुपीज़ का, ठीक है। तो 100 में से 6 गए तो हमारा आंसर क्या आएगा, 94। तो 100 फेस वैल्यू 6 रुपीज़ का डिस्काउंट, तो 94 के हिसाब से कंपनी ने पैसा रिसीव किया। तो ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है 3,38,400, 3,38,400, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट जर्नल एंट्री हो गया। नेक्स्ट है, इसको ट्रांसफर करेंगे परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट में, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट आप डेबिट करोगे, इसको आपने उसी अमाउंट से डेबिट करना है जितने से फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट करा, तो इसको डेबिट करेंगे 3,38,400 से, ठीक है। साथ साथ हम लोग डेबिट करेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, क्योंकि हमने 6 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो कंपनी के लिए क्या है, ये डिस्काउंट देना नुकसान है, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स करेंगे हम डेबिट, ठीक है। 6 रुपीज़ से करेंगे, तो यहाँ पर 6 रुपये का तो डिस्काउंट है, लेकिन यहाँ पर कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स है वो अभी लिखते हैं, ठीक है, ये अमाउंट बाद में फिल करेंगे। क्रेडिट करेंगे टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है, परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे, और साथ साथ हम कुछ रिफंड भी कर रहे हैं, ठीक है। तो रिफंड के लिए टू बैंक अकाउंट आप लोग यहाँ पर क्रेडिट करोगे, ठीक है। रिफंड के लिए बैंक अकाउंट हमने क्रेडिट करना है। अब देखो भाई,
परसेंटेज डिबेंचर्स ना हमेशा क्रेडिट होता है, एक तो याद रखना फेस वैल्यू से, और दूसरा याद रखना है नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड। तो इशूड डिबेंचर 3000 है, तो 3000 इंटू फेस वैल्यू आप यहाँ पर लिखोगे 3 लाख रुपीज। परसेंटेज डिबेंचर्स के सामने आप ऐसे लिख दोगे 3 लाख रुपीज। रिफंड कितने कर रहे हैं भाई? 600 डिबेंचर्स पर कितने पैसे रिफंड कर रहे हैं, 100 या 94? ये सोचने वाला पॉइंट है। 94 रुपीज हम लोग रिफंड करेंगे, क्योंकि आप ध्यान दो फर्स्ट एंट्री में कलेक्ट भी हमने 94 करें, तो जितना पैसा कलेक्ट करा है उतना ही रिफंड करेंगे। तो 600 इंटू 94 हम लोग रिफंड करेंगे, तो यहाँ अमाउंट आएगा 56,400। अब डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में देखो क्या आएगा, कितने डिबेंचर्स पर हमने डिस्काउंट इशू किया है? 3000 पर, ठीक है। 3600 पे नहीं किया क्योंकि 600 तो रिफंड ही कर दिया ना, तो उसको काउंट नहीं करेंगे। जितने इशू करें उसका यहाँ लिखेंगे, तो 3000 इंटू 6, तो ये आएगा 18,000। अब आप देखो आपका जो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड कंप्लीट हो चुका है, इसका टोटल और इसका टोटल टैली करना चाहिए, और नहीं कर रहा तो मतलब मिस्टेक है, ठीक है। तो सेकंड एंट्री हो गई। एक लास्ट एंट्री कर देंगे इस डिस्काउंट को P&L में ट्रांसफर करने वाली, ठीक है। ये लास्ट एंट्री हम लोग कर देंगे। लास्ट एंट्री है स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिटेड टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। देखो एक चीज मन में डाल लो, ये वाला जो लास्ट एंट्री है ना, क्वेश्चन बोले चाहे ना बोले, ठीक है, बोले या ना बोले, आपने ये एंट्री जरूर करनी है सेफ्टी पर्पस के लिए, ठीक है। क्योंकि कोई पता नहीं आप नहीं करके वो मार्क्स काट दें, ठीक है। तो बेटर है करके जाओ, एक्स्ट्रा लिख कर आ जाओगे तो मार्क्स कटेंगे नहीं कम से कम, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, जितना हमने डिस्काउंट दिया है 18,000, ठीक है। तो ये एंट्री हमारी हो गई, 3 एंट्री हो गई, 3 नंबर का क्वेश्चन था। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन हमने करना नहीं है, ठीक है, डिलीटेड है, रिडम्पशन का क्वेश्चन है, डिलीटेड है। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करेंगे 11th क्वेश्चन, ठीक है। 11th क्वेश्चन कराने से पहले ही मैं कह देता हूँ, जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट डिसोल्यूशन चैप्टर का 4 नंबर का क्वेश्चन है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद से अटेम्प्ट करो, फिर इसका आंसर देखो, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज फॉर्म करनी है सीधे सीधे। तो फर्स्ट पॉइंट है, द फर्म हैड स्टॉक ऑफ 80,000, Ankit took over 50% of the stock at a discount of 20%, while the remaining stock was sold off at a profit of 30% on cost, ठीक है। देखो स्टॉक को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। मैं इसको समझाता हूँ वाइट शीट पर, ठीक है, एक बार रफ शीट पर इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। देखो 80,000 का स्टॉक है, इसके 2 पार्ट्स कर दिए मैंने। अंकित टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक का मतलब है कि अंकित आधा स्टॉक ले गया और आधा स्टॉक नहीं भी लेकर गया, इसका मीनिंग ये है, ठीक है। आधा ले गया, आधा नहीं भी लेकर गया। तो 40,000 का स्टॉक मैंने इधर लिखा, 40,000 का स्टॉक यहाँ पर लिखा, ठीक है। तो अंकित टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। तो ये वाला मान लेते हैं अंकित का है, ठीक है, ये लेफ्ट वाला अंकित का है। तो इसने 40,000 का स्टॉक, जो हमारे गुड्स है जो हम बेचते हैं, वो कितने में खरीदे उसने? 20% डिस्काउंट में, यानी कि 40,000 का 20% आप निकालोगे 8,000। तो उसने ये गुड्स खरीदे 32,000 के, ठीक है। 8,000 मैंने माइनस कर दिया डिस्काउंट के, क्योंकि 20% का डिस्काउंट क्वेश्चन में बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं while the remaining stock was sold off at a profit of 30% on cost, ठीक है। तो रिमेनिंग स्टॉक कौन सा है? वो ये 40,000 है, इस पे प्रॉफिट हुआ है 30% का, तो 40,000 का 30% होता है 12,000, ठीक है। तो यानी कि ये स्टॉक मैंने बेचा कितने में? 52,000 में बेचा, ठीक है। ये वाले स्टॉक पे मैंने 8,000 का डिस्काउंट दिया था, ठीक है। तो 80,000 के स्टॉक का ये ट्रीटमेंट होगा, जिसमें से 32,000 में ये स्टॉक अंकित ले गया, बचा कुचा स्टॉक हमने 52,000 में बेच दिया। तो ये दोनों अमाउंट्स हैं जो हमारी जर्नल एंट्रीज में जाएंगी, ठीक है। तो इसकी जर्नल में यहीं लिख देता हूँ। तो देखो पहले अंकित वाली लिखते हैं। अंकित क्या है? पार्टनर है। अंकित पार्टनर है, और पार्टनर से ना कभी भी पैसे लेने हो या देने हो ना, तो आपने क्या करना है? कैश बैंक अकाउंट ओपन नहीं करना, आपने करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू एंट्री। अब इसको समझते हैं। अगर अंकित की जगह ये स्टॉक में बाहर बेचता तो मुझे पैसे मिलते, ठीक है। अगर ये स्टॉक अंकित नहीं लेकर जाता और मैं बाहर मार्केट में बेचता तो मुझे पैसे मिलते। यानी कि अगर अंकित ले गया तो मैं पैसे छोड़ूंगा नहीं, मैं अंकित से पैसे मांगूंगा। और पैसे कैसे मांगेंगे? अंकित के कैपिटल अकाउंट को कम कर देंगे, ठीक है, उसकी इन्वेस्टमेंट में से काट देंगे पैसे। तो जब भी पार्टनर की कैपिटल अकाउंट आप कम करोगे तो आपने क्या करना है? उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, ये याद रख लेना। कैपिटल अकाउंट जब भी कम करेंगे डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट क्या लिखेंगे? 32,000, ठीक है। तो ये हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी। एक कंप्लीट आंसर नहीं है, इसी में एक और जर्नल एंट्री करेंगे इस 52,000 की। ये वाला स्टॉक, बचा कुचा स्टॉक हमने बेचा है, तो बेचेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिटेड
या बैंक अकाउंट डेबिटेड, कुछ भी कर लेना, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है ना, सब कुछ रियलाइजेशन में डालना है और अमाउंट लिखेंगे 52,000, ठीक है। तो फर्स्ट के आंसर में ये दो जर्नल एंट्रीज जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब स्टार्ट करेंगे सेकंड। सेकंड है अ लायबिलिटी अंडर अ सूट फॉर डैमेजेस इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स was settled at 32,000 as against only 13,000 provided in the books। देखो जितना रीड किया इसका मीनिंग ये है कि मेरे को किसी को 13,000 देने थे, लेकिन जो सेटलमेंट हुई है ना उस हिसाब से अब मेरे को उसको कितने देने, अब मेरे को उसको 32,000 देने, मतलब कि 13 देने थे आइडियली, लेकिन कुछ सेटलमेंट ऐसी हो गई कि अब मेरे को 13 तो क्या उससे बहुत ज़्यादा देने हैं, मतलब मेरे को अब उसको 32,000 देने हैं। तो इसका इतना मीनिंग है। आगे कह रहे टोटल क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म वर 50,000, ठीक है। तो टोटल क्रेडिटर्स कितने, 50,000। इसको भी मैं जरा एक बारी शीट में समझाता हूँ। देखो 50,000 हमारे टोटल क्रेडिटर्स हैं, इसके मैं टू पार्ट्स कर देता हूँ। एक 13,000 जिस पे हमारी कुछ सेटलमेंट होनी है, और 50 में से 13,000 पे सेटलमेंट होनी है, यानी कि रिमेनिंग पे कोई चक्कर नहीं है। तो रिमेनिंग कितने हो गए, इसमें से 13 माइनस कर देंगे तो 37,000 हमारे रिमेनिंग हो जाएंगे। इस 13,000 पे अगेंस्ट, इस 13,000 के अगेंस्ट मेरे को कितने पे करने पड़ गए, 32,000 पे करने पड़ गए। और इस 37,000 के अगेंस्ट क्या हुआ, क्वेश्चन साइलेंट है। तो जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा तो जितने की भी लाइबिलिटी है उसी अमाउंट को हम पे ऑफ करेंगे डिसोल्यूशन के टाइम पर। तो मेरा टोटल पे आउट कितने का हो गया, टोटल पे आउट हो गया ये 32,000 सेटलमेंट का, रिमेनिंग 37,000 पे 37,000, तो ये हो जाएंगे 69,000 का टोटल पे आउट, ठीक है। तो ये फर्म ने पे किया कैश की फॉर्म में, तो कैश की फॉर्म में पे किया तो टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देना, और डेबिट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे 69,000, ठीक है। तो ये हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी सेकंड की। थर्ड पॉइंट है बॉबी सिस्टर लोन ऑफ 20,000 वॉज पेड ऑफ अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑफ 2,000। तो बॉबी कौन है, हमारा पार्टनर है, ऊपर देखो पार्टनर है। तो पार्टनर की सिस्टर हो, पार्टनर की वाइफ हो, ये थर्ड पार्टी लोन है, ठीक है। और थर्ड पार्टी लोन कहाँ जाते हैं, रियलाइजेशन में जाते हैं, ठीक है। इनके लिए डेडिकेटेड लोन अकाउंट नहीं बनेगा। तो हमने सिस्टर का लोन पे ऑफ करा है कितने में, 22,000। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इसकी सिंपल जर्नल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और क्योंकि ये थर्ड पार्टी लोन है तो पूरा का पूरा 22,000 आप यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। तो जर्नल होगा रियलाइजेशन टू कैश 22,000 डेबिट में, 22,000 क्रेडिट में। अब थर्ड और फोर्थ पॉइंट अगर आपको इकट्ठे दे देंगे ना तो हो सकता है आप गलती कर दो, तो इसको ध्यान से समझना, ये दोनों ना थोड़े से कंफ्यूजिंग है, तो इसको फोर्थ को आप समझते हैं। तो फोर्थ है कार्तिक लोन ऑफ 12,000 वॉज सेटल्ड एट 12,500, ठीक है। तो कार्तिक का लोन कह रहे हैं सेटल किया है। तो कार्तिक कौन है, कार्तिक भी देखो पार्टनर है, तो पार्टनर का लोन है ये, पार्टनर की वाइफ का नहीं है, पार्टनर की सिस्टर का नहीं है, ये पार्टनर का खुद का लोन है। तो जब भी पार्टनर का लोन होगा ना तो आप पार्टनर का लोन अकाउंट बनाओगे, लेकिन उसमें जो जो भी लाइक फर्म को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है वो आपका रियलाइजेशन में जाएगा, ठीक है। देखो तो लोन 12,000 का था, फर्म ने पे ऑफ कितने किए हैं, 12,500 पे ऑफ करें, ठीक है। तो फर्म ने 500 रुपये जो एक्स्ट्रा दिए हैं ये क्या हो सकता है, 12,000 देने थे, लेकिन फर्म ने जब पैसा लौटाया तो ज़्यादा लौटाया, तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट क्या होगा, ये होगा इंटरेस्ट, ठीक है। यानी कि 500 का दिया है इंटरेस्ट। अब इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो लोन का अमाउंट है ना, एक्चुअल लोन का अमाउंट वो जाएगा आपका लोन अकाउंट में, और जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो जाएगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। इसकी जर्नल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक अकाउंट, कुछ भी कर लेना। एक तो ये होगा रियलाइजेशन में, देखो मैंने बताया सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट का जाएगा, क्योंकि जब भी पार्टनर का लोन होता है ना, लोन को हम उसके लिए डेडिकेटेड लोन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो लोन हम लोग पे ऑफ कर रहे हैं, तो कार्तिक का लोन खत्म हो रहा है, तो लोन लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी जब भी खत्म होती है तो डेबिट होती है। तो कार्तिक लोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक अकाउंट, कुछ भी लिख देना, ठीक है। और लोन का अमाउंट ही लिखना है यहाँ पे, इंटरेस्ट वगैरह हटाकर एक्चुअल लोन का जो अमाउंट था तो वो था 12,000, ठीक है। तो फोर्थ वाले में भी ये दो एंट्रीज जाएंगी, ठीक है। ये आपको एंट्रीज दिख जाएंगी अब दोनों की दोनों, रियलाइजेशन टू कैश, कार्तिक लोन टू कैश बैंक, ठीक है। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहे हैं राधिका, बानी एंड चित्रा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो ओल्ड रेशियो गिवन है। With effect from 1st April 2018, they decided to share profits and losses in the new ratio. तो new ratio given है तो change in PSR का question है।
इसमें कह रहे हैं ऑन दैट डेट देयर बैलेंस शीट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 24,000 इन P&L अकाउंट एंड अ बैलेंस ऑफ 1,44,000 इन जनरल रिजर्व। देखो, तो डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस, ठीक है, डेबिट बैलेंस होता है लॉस, और जनरल रिजर्व बेसिकली क्या, प्रॉफिट है। तो आपको पता होना चाहिए लॉसेस क्या करते हैं, पार्टनर्स की कैपिटल को डिक्रीज करते हैं, प्रॉफिट्स पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो अग्रीड दैट द गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 1,80,000। तो गुडविल वैल्यू करी गई है 1,80,000 पे। तो इसका मतलब है आपको गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाली जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है। इसमें क्या होता था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो वगैरह करके गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग हमारे को जर्नल लिखनी है। लैंड हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 3 लाख विल बी वैल्यूड एट 4,80,000। इसका मतलब है रीवैल्यूएशन अकाउंट वाली जर्नल एंट्री भी यहाँ पर पास हमारे को करनी है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव चेंजेस। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एंट्री, ठीक है। तो इसमें तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का आपने करना है डेबिट। तो राधिका, बानी और चित्रा, ठीक है, तीनों के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। और डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि P&L अकाउंट का ना डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस गिवन है, तो वो ओल्ड रेशियो में हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों को किया डेबिट, क्रेडिट करेंगे टू P&L अकाउंट क्योंकि लॉस है, तो लॉस में पार्टनर कैपिटल अकाउंट कम होती है। तो ये हमें गिवन है 24,000 का। तो 24,000 का आप बांटोगे 231 में, तो ये आ जाएगा 8,000, 12,000 और 4,000, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री हो गई। नेक्स्ट एंट्री है जनरल रिजर्व की, ठीक है। तो जनरल रिजर्व हमने बांटना है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू आर, टू बी, टू सी। तो आर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, बीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे और सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जनरल रिजर्व एक तरीके का प्रॉफिट है। प्रॉफिट जब भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बटेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होंगे, और जब भी इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट करेंगे। तो ये हमारे को क्वेश्चन में गिवन है 1,44,000 का। तो 1,44,000 लिखेंगे। इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अगेन ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो गिवन है 231। तो 1,44,000 को 231 में बांटेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा। तो 1,44,000 को डिस्ट्रीब्यूट करें 231 में, तो आर को मिलेगा 48,000, बी को मिलेगा 72,000 और सी को मिलेगा 24,000। नेक्स्ट एंट्री ना हमने गुडविल की करनी है। तो गुडविल के लिए ना एक बार एक काम करना पड़ेगा, हमें गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करनी है ना, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो लिख लिए। तो आर की ओल्ड रेशियो लिख ली 2/6, ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 3/6। तो ये आ रहा है -1/6, नेगेटिव मतलब गेन, तो आर गेन कर रहे हैं। बी का देखो भाई, बी का क्या आ रहा है, बी का आ रहा है 3/6 है हमारी ओल्ड, 3/6 बी की ओल्ड आ रही है, 2/6 न्यू आ रही है, तो ये आ रहा है 1/6 पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब सेक्रीफाइस। सी का आपको क्लियर दिख रहा है, ओल्ड भी 1/6 है, न्यू भी 1/6 है, ये जीरो आ रहा है, तो नो गेन नो सेक्रीफाइस, ठीक है, नो गेन नो सेक्रीफाइस। तो ये तो जर्नल एंट्री में आएगा ही नहीं गुडविल की। तो गुडविल की एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट करेंगे। तो गेनिंग कौन है, आर, तो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, अमाउंट अभी देखते हैं इसका कैसे लिखेंगे, और क्रेडिट करेंगे सी, चित्रा के कैपिटल अकाउंट को, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट करते हैं। सी नहीं है, बी है, सी नहीं है, बी है, ठीक है। तो ये बी है, तो बी इस कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया। अब देखो अमाउंट क्या होगा, गुडविल ऑफ द फर्म हमें गिवन है 1,80,000। तो ये जो आपने फ्रैक्शंस निकाले ना 1/6, इनको ना हमेशा गुडविल ऑफ द फर्म से ही मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1,80,000 इंटू 1/6 होगा 30,000। तो 30,000 डेबिट में लिख देंगे, 30,000 ही क्रेडिट में लिख देंगे। तो ये हमारी गुडविल की भी जर्नल एंट्री हो गई। अब हमारी रीवैल्यूएशन वाली जो पार्ट बी है क्वेश्चन का, रीवैल्यूएशन अकाउंट रिलेटेड, वो वाली करनी रह गई है। नेक्स्ट एंट्री है लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्वेश्चन में कह रहा है ना बढ़ गई है, तो फायदे की बात है। तो एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो फायदे की बात है। तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने से इंक्रीज होगी, 1,80,000 से। एक ही आइटम है रीवैल्यूएशन की, तो एक ही आइटम जाएगी। अब देखो यहाँ पर खत्म नहीं करना क्वेश्चन। रीवैल्यूएशन अकाउंट में अगर आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट किया है ना, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने बहुत बार ही बनाया है, तो हर बार प्रॉफिट या लॉस निकल कर आता है, तो वो भी प्रॉफिट या लॉस की एंट्री भी कर कर आनी है, ठीक है। क्वेश्चन बोले या ना बोले वो भी कर कर आनी है। तो यहाँ पर फायदा हुआ है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आएगा, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट है वो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करेगा। तो जब भी पार्टनर की कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होती है उनकी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करनी है। तो आर्स कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है।
तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे 1,80,000 से, और अगेन यहाँ पर ओल्ड रेशियो यूज करेंगे तो 231। तो 1,80,000 को 231 में बांटेंगे तो ये हमारा आएगा 60,000, 90,000 और फिर आएगा 30,000। ठीक है, तो ये जो है ना, ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ है इस क्वेश्चन का। सीधा करेंगे 13th क्वेश्चन आपको दिख रही है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का है तो ये डिलीटेड है। सीधा 14th करेंगे। 14th इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूटर अकाउंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 14th ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन करने से पहले देख लो 6 नंबर का ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है। इसका मीनिंग तो कह रहे जी, वाई एंड जेड वर पार्टनर्स, इनकी ओल्ड रेशियो गिवन है 5:3. जेड डाइड ऑन August 1, 2015। ठीक है, तो डेट ऑफ डेथ गिवन है August 1st. Amount due to Z's executor after all adjustments was 90,300. The executor was paid 10,300 in cash immediately. अब ध्यान से देखो, सिर्फ इतना, इस जितना हमने रीड किया इसका मीनिंग समझते हैं। तो 90,300 में से अगर 10,300 पे कर दिए तो अब जो लोन का अमाउंट बनेगा वो कितने पे बनेगा? वो 80,000 पे नहीं बनेगा भाई। लोन तो वो होता है ना जो हमारा बच गया, जो हमने पे ऑफ नहीं करा। तो 90,300 में से 10,300 तो पे ऑफ कर दिए, तो कितना रह गया? 80,000 का लोन का अमाउंट रह गया, जिसपे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा। मैं वो वाला अमाउंट बता रहा हूँ। एंड द बैलेंस इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स विद इंटरेस्ट एट 6% पर एनम। तो 80,000 की 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स मतलब 40,000 पर एनम। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 31 मार्च 2017। अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च, तो अकाउंटिंग ईयर है अपना। और पहली इंस्टॉलमेंट की डेट देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो पहली इंस्टॉलमेंट की जो डेट है वो 31 मार्च 2017 है, जबकि डेट ऑफ डेथ जो है वो 1 अगस्त 2015 है। तो अगर आप ध्यान से सोचोगे तो 1 अगस्त 2015 के बाद ना फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा 31 मार्च 2016 को। तो इस दिन हम कुछ पे ऑफ नहीं कर रहे। ठीक है, क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट बात है कि इस दिन हम पहली इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे। यहीं पर गलती हो जाएगी, आप यहीं पर पहली इंस्टॉलमेंट दे दोगे, तो इस दिन हम नहीं दे रहे। 1 साल का हम पूरा इंटरेस्ट देंगे, उसके बाद आएगा हमारा 31 मार्च 2017। ठीक है, तो तब हम पहली इंस्टॉलमेंट देंगे। ठीक है, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये हमने डिस्कस कर लिया। स्टार्ट करते हैं इसका एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना। देखो लोन अकाउंट बना रहे हैं। लोन अकाउंट का मतलब है लाइबिलिटी नेचर का अकाउंट है, तो इसका जो बैलेंस होगा ना वो क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, तो आपने सबसे पहले डेटा मतलब पोस्ट करेंगे ना, तो डेट ऑफ डेथ क्या है? August 1, 2015। तो यहाँ पर हम जेड की कैपिटल से यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे, तो बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पूरा अमाउंट लिखेंगे 90,300 ओरिजिनल वाला। ठीक है, इसके बाद हमने सेम डे पे ऑफ करा था ना 10,300, तो लोन कम होगा, तो लोन कम होगा ना तो डेबिट में एंट्री करेंगे। ठीक है, याद रखना जब भी लोन कम होगा डेबिट में एंट्री लिखेंगे, लोन का अमाउंट बढ़ेगा तो क्रेडिट में एंट्री लिखेंगे, क्योंकि लोन क्या लाइबिलिटी नेचर का अकाउंट होता है। तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पर हमने August 1 को पेमेंट कितना की है, क्वेश्चन में बताया गया 10,300, तो वो सेम अमाउंट आप यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है 2016 मार्च 31। ठीक है, देखो आपने क्या करना है, हर बारी ना जो भी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना उसको क्लोज करेंगे। तो जैसे 2015 August 1 फाइनेंशियल ईयर क्लोज करना होगा, तो मार्च 31 अगला वाला लिखेंगे। तो अगला मार्च 31 क्या होगा? 2016 मार्च 31, वो वाला डेट निकालेंगे। तो इस दिन हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोज जिस दिन भी करेंगे उस दिन हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट। तो 90,300 में से 10,300 चले गए, तो जो बचा हुआ अमाउंट है, जो अनपेड अमाउंट है, वो 80,000 हो गया। तो 80,000 पे आप इंटरेस्ट निकालोगे 6% का, लेकिन टाइम फैक्टर कंसीडर करेंगे। तो August 1 से आप मंथ काउंट करोगे। ठीक है, मंथ आप ऐसे काउंट करो, अगस्त काउंट करा 1 हो गया, फिर सितंबर काउंट करा 2 हो गए, फिर अक्टूबर 3, ऐसे करके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। तो ये सारे आप मंथ्स काउंट करोगे तो ये आपके नंबर ऑफ मंथ्स आएंगे 8। तो टाइम फैक्टर से मल्टीप्लाई करा 8/12। ठीक है, क्योंकि आपको ना टाइम हमेशा लिखना है, डायरेक्टली नहीं करना। तो 80,000 इंटू 6% इंटू 8/12, ये आ रहा है 3,200। तो इंटरेस्ट से लोन का अमाउंट बढ़ेगा ना, इसलिए क्रेडिट में एंट्री है, अमाउंट बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर क्लोज करेंगे, बड़ी वाली साइड का आप टोटल पहले करोगे, तो क्रेडिट साइड का टोटल पहले करा, ये आ रहा है 93,500। कॉपी करेंगे दूसरी साइड इस टोटल को, और यहाँ पर हम निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस CD। डेट आप यहाँ पर डालोगे मार्च 31। ठीक है, तो 93,500 में से 10,300 गए, ये आएगा 83,200। ठीक है, अब आपने फाइनेंशियल ईयर क्लोज करा ना, अब इसको क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर करेंगे तो नया फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ रहा था 2016 मार्च 31 था ये,
तो अब आएगा नया फाइनेंशियल ईयर 2016 अप्रैल 1, जस्ट 1 डे हम आगे गए, ईयर सेम है लेकिन फाइनेंशियल ईयर बदल गया, ठीक है। तो 2016 अप्रैल 1 यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। तो बाय बैलेंस बीडी में आप लिखोगे 83,200। अब क्वेश्चन में क्लियरली बताया गया कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसने पे की है 2017 मार्च 31, यानी कि ये वाला फाइनेंशियल ईयर हमें क्लोज करना है। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट डेट डालोगे 2017 मार्च 31। तो मार्च 31 एक साल हमने बिताया है, तो एक साल जो लोन फर्म के ऊपर था उसमें फर्म इंटरेस्ट पे करेगी, ठीक है। तो लोन की जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी ना वो आपने याद रखनी है, लोन अमाउंट पे होगी, ये टेढ़े मेढ़े नंबरों पे नहीं करनी है, जो बैलेंस बीडी आ रहा है कभी कुछ आएगा, ठीक है, या ये वाले अमाउंट पे नहीं करनी, ठीक है, पे ऑफ वाले के अमाउंट पे नहीं करनी है, आपने करनी है जो लोन का अमाउंट था। लोन का अमाउंट था 80,000, 80,000 पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, ये बैलेंस बीडी वगैरह पे नहीं करोगे। तो 80,000 पे आपने इंटरेस्ट निकालना है 6% पूरे साल भर का, क्योंकि 80,000 का लोन है, मोटा मोटा देखा जाए तो लोन 80,000 का, ये इंटरेस्ट वाली अमाउंटों को इग्नोर कर दो, ठीक है, इसको इग्नोर कर दो। इस साल 80,000 के लोन पे 6% हम इंटरेस्ट देंगे। कहाँ से कहाँ तक? 2016 अप्रैल 1 से 2017 मार्च 31, कितने हो गए? पूरा एक साल हो गया। तो पूरे एक साल में आपको टाइम फैक्टर नहीं लिखना, सीधा 6/100 लिखना है। तो 80,000 इंटू 6/100 किया 4800, ठीक है। इस ईयर हम पहली पेमेंट करेंगे, ठीक है, इस डेट को 2017, तो यहाँ पर डेट लिखते हैं मार्च 31। इसमें इस डेट पर मैं पहली इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूँ और उसने क्लियर बोला कितनी हम पे ऑफ करेंगे, आधी। तो 40,000 हमने लोन का अमाउंट पे ऑफ करा और साथ साथ हम पे ऑफ करेंगे इंटरेस्ट का अमाउंट। तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है भाई, ध्यान से देखो, 4800 ये इंटरेस्ट है और एक पिछला इंटरेस्ट भी ड्यू चल रहा है 3200 का। तो पहली इंस्टॉलमेंट जब हम पे करेंगे ना तो पुराना सारा इंटरेस्ट साथ पे ऑफ कर देंगे, ठीक है, इस साल वाला भी पिछले साल वाला भी। तो ये ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, 4800 प्लस 3200, तो ये लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये सारा ऐड करने पे आ रहा है 48,000। तो ये हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गई, ठीक है। इस फाइनेंशियल ईयर को क्लोज करेंगे तो डेट सेम आएगी मार्च 31। अगेन आपने बड़ी वाली साइड का टोटल पहले करना है, तो क्रेडिट साइड हमारी जो है वो बड़ी वाली साइड है, तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 88,000। कॉपी करेंगे दूसरी साइड, 88,000 में से 48,000 गए तो बैलेंस ईडी आप क्लियरली देखो 40,000 आ गए, ये वही नंबर आ गया ना जो हमारे को चाहिए। अब अगली इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बैलेंस ईडी के हिसाब से नहीं करेंगे, यहाँ पर हो सकता है अलग नंबर आ जाए, आपको कैलकुलेशन करनी है लोन के अमाउंट पे, ठीक है। तो 80,000 का लोन पहले था, उसमें से आधा लोन पे ऑफ करा, यानी कि 40,000 लोन पे ऑफ करा, तो अब 40,000 रह गया। तो अगले इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन होगी वो 40,000 पर होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2017 अप्रैल 1, नया फाइनेंशियल ईयर की यहाँ पर डेट डाली, ये आएगा 40,000। तो इस साल के एंड में हम लोग इंटरेस्ट पे ऑफ करेंगे और लोन भी पे ऑफ करेंगे। तो आप पहले इंटरेस्ट ड्यू करोगे, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट ड्यू करने से लोन का अमाउंट बढ़ता है, इसलिए क्रेडिट साइड पर एंट्री। और यहाँ पर डेट क्या डालोगे भाई, पूरा साल लोन हमने पे नहीं किया ना, तो पूरा साल बीत जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2018 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट 40,000 पे पूरा 6%, और टाइम फैक्टर इग्नोर करेंगे क्योंकि ये तो पूरा साल भर का है ना, अप्रैल से मार्च पूरे 12 महीने हो गए, तो यहाँ मंथ्स की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 40,000 इंटू 6%, ये हो जाएगा 2400। अब ये वाला हमने 2 इंस्टॉलमेंट में लोन पे ऑफ करना है ना, एक इंस्टॉलमेंट ये रही, तो यानी कि इस इंस्टॉलमेंट जब हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लिखेंगे इसमें सारा का सारा लोन जो है वो पे ऑफ हो जाना चाहिए। तो टू बैंक अकाउंट, लोन का अमाउंट बचा हुआ है 40,000 प्लस में इंटरेस्ट, तो पिछले साल का इंटरेस्ट देखो वो नहीं काउंट करेंगे, वो तो यहाँ चला गया ना, तो वो तो चला गया। इस साल का बस इंटरेस्ट यहाँ पे लिखेंगे 2400। तो यानी कि इस साल मैंने पे ऑफ करा है 42,400। अब अगेन आपने बड़ी वाली साइड का टोटल पे ऑफ काउंट करेंगे और छोटी वाली साइड ले जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो जो क्रेडिट साइड का टोटल है और जो डेबिट साइड का टोटल है वो टैली कर रहे हैं, यानी कि बैलेंसिंग फिगर हमारी निकलेगी नहीं। और जब भी लोन अकाउंट के क्वेश्चन में बैलेंसिंग फिगर ना निकले, समझ जाना अकाउंट क्लोज हो गया, यानी कि लोन पे ऑफ हो गया और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो मैंने जूम आउट कर दिया, ठीक है, ताकि आपको कंप्लीट लोन अकाउंट एक बार ही दिख जाए। अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। कह रहे जे वी एंड के वर पार्टनर्स ऑफ एन आर्किटेक्ट फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो ओल्ड रेशियो गिवन है, देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग, ठीक है। तो फंडामेंटल चैप्टर का क्वेश्चन है, चैप्टर 1 का क्वेश्चन आया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट कह रहे हैं अ मंथली सैलरी ऑफ 15,000 ईच टू जे एंड वी। देखो मंथली सैलरी है, यानी कि साल की सैलरी कितनी हो जाएगी, इंटू 12 करेंगे,
ठीक है। तो 15,000 इंटू 12 मतलब 1,80,000 हो जाएगी एनुअल सैलरी। सेकेंड पॉइंट कह रहा है करण वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख एंड जे गारंटीड दैट ही विल अर्न एन एनुअल फी ऑफ 2 लाख। अब इसमें देखो क्वेश्चन में यही पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है इसमें ना दो तरीके की गारंटी है क्वेश्चन में, ठीक है। टाइप्स कितनी है, दो टाइप्स की गारंटी है। तो यही इस क्वेश्चन की खास बात है। एक तो क्या है कि करण वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख, एक तो पार्टनर को गारंटी दी गई है कि पार्टनर को 5 लाख रुपए मिलेंगे, वो करण को गारंटी कि पार्टनर को 5 लाख रुपए मिलेंगे। दूसरी जो टाइप की गारंटी है वो इस क्वेश्चन में ये है कि पार्टनर ने गारंटी की है टू फर्म, ठीक है। पार्टनर ने गारंटी की है टू फर्म कि वो 2 लाख रुपए कमाएगा फर्म के लिए, यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 2 लाख रुपए की जो कमाई होगी ना वो जे की मेहनत की कमाई होगी, ये इसका मीनिंग है। फिर कह रहे हैं एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग बिकॉज ऑफ गारंटी टू करण, यानी कि जो पार्टनर वाली गारंटी है, विल बी बॉर्न बाय जे एंड विजय इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। तो पार्टनर की गारंटी की जो भी डेफिशिएंसी है वो 3:2 होगा। फिर कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 जे अर्नड अ फीस ऑफ 1,75,000। अब ध्यान से देखो, जे ने बोला था कि भाई मैं तो 2 लाख कमा के दूंगा फर्म को, लेकिन उसने कमाए हैं थोड़े से कम। उसने कितने कमाए, 1,75,000। तो उसने कितने कम कमाए हैं, 25,000 फर्म के लिए कम कमाए हैं, ठीक है भाई। एंड द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म अमाउंटेड टू 15 लाख रुपीज। अब इसमें ध्यान रखना क्योंकि इसमें दो टाइप की गारंटी है, तो मैं आपको ऑर्डर समझा देता हूँ। ऑर्डर क्या है, प्रायोरिटी वाइज। ये ऑर्डर क्या है, प्रायोरिटी वाइज, कि किसकी गारंटी को हमने प्रायोरिटी देनी है। तो इसमें आप ध्यान रखो ना, सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे पार्टनर टू फर्म, यानी कि जो गारंटी पार्टनर ने फर्म को दी है उसको हम प्रायोरिटाइज पहले करेंगे, और फिर सेकंड नंबर पे आएगी फर्म ने जो गारंटी दी है पार्टनर को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पार्टनर टू फर्म वाली गारंटी कौन सी है, इसकी जे वाली, ठीक है। तो यानी कि जे फर्म को कमा के देगा 2 लाख रुपए, इसको प्रायोरिटाइज पहले करेंगे। और जो सेकंड नंबर है वो करण है, कि करण को 5 लाख मिलने हैं, वो सेकंड नंबर पर आएगा। तो करण वाली गारंटी को हम सेकंड प्रायोरिटी देंगे। ये ऑर्डर है, ये रूल्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के ये रूल्स हैं। तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लो। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, और बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है, सबको समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। स्टार्ट करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, ठीक है। सबसे पहले आप क्रेडिट साइड पे लिख दोगे बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट, जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, ठीक है। तो ये नेट प्रॉफिट तो कॉपी पेस्ट करेंगे, पहला स्टेप सभी क्वेश्चन का सेम है। तो ये हमारे को कितना गिवन है, 15 लाख रुपीज। तो 15 लाख यहाँ पर लिख देंगे। अब आपको मैंने बताया प्रायोरिटी वाइज करेंगे कि जे वाली गारंटी को ना प्रायोरिटी देंगे। तो ये जो प्रॉफिट है ना, इसमें जे का थोड़ा सा कम है। जे ने बोला 2 लाख कमा के दूंगा, लेकिन उसने 25,000 कम कमाई, ये हमने क्वेश्चन डिस्कस करते समझा था। तो पहले इसकी गारंटी को फुलफिल करेंगे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय जेस कैपिटल अकाउंट, और यहाँ आप लिख दोगे 25,000, क्योंकि ये 25,000 कम कमा कर लाया था। और रूल्स के अकॉर्डिंग जो गारंटी है पार्टनर टू फर्म, उसको पहले सॉर्ट आउट करना है। तो बाय जेस कैपिटल अकाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्रेडिट साइड हो गई। अब हम डेबिट साइड फिल करेंगे। तो डेबिट साइड में हमने सबसे पहले देनी है पार्टनर्स को सैलरी। तो टू पार्टनर सैलरी देखेंगे, और इसमें जे और वी, इनकी मंथली सैलरी गिवन है 15,000 की। तो 12 से मल्टीप्लाई करा तो 1,80,000 ईच हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर लिख देंगे 3,60,000, ठीक है। तो पार्टनर की सैलरी हो गई। अब देखो आपने प्रॉफिट बांटना है, तो यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप है प्रॉफिट बांटने का। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट निकालेंगे, पार्टनर्स के नाम लिख देंगे जे, वी, और फिर लिखेंगे लास्ट में के। देखो क्रेडिट साइड का टोटल पहले करेंगे, प्रॉफिट निकालना है ना, तो 15,25,000 आ जाएगा। तो बड़ी साइड का टोटल दोनों तरफ लिख दिया 15,25,000, ठीक है। इसमें से 15,25,000 में आप 3,60,000 को माइनस करोगे तो वो प्रॉफिट आएगा। तो 15,25,000 माइनस 3,60,000 आपका आ रहा है 11,65,000। ये मैं यहाँ रफली लिख रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम में ऐसे नहीं लिखेंगे। तो ये आ रहा है 11,65,000। इसको बांट देंगे ओल्ड रेशो में, और ओल्ड रेशो क्वेश्चन में हमें कितनी गिवन है, 2:2:1, ठीक है। सेकंड लाइन में क्वेश्चन में गिवन है 2:2:1। तो 11,65,000 को 2:1 में बांटेंगे। देखो अभी तो मैं ऐसे बांट रहा हूँ जैसे गारंटी है नहीं, पहले प्रॉफिट बांटेंगे फिर देखेंगे गारंटी है, कैसे गारंटी का क्वेश्चन में यूज होगा। तो इसको हमने बांटा, तो ये जे को मिलेगा 4,66,000, वी को मिलेगा 4,66,000, सेम मिलेगा क्योंकि 2:2 है, और इसको मिलेगा 2,33,000। अब आप देखो जो हमारा पार्टनर करण है, इसको गारंटी है 5 लाख रुपए की।
तो यानी कि इसको कितने पैसे कम मिले, 2,67,000 कम मिले ना, 5 लाख रुपए मिलने थे, मिले 2,33,000 है। तो 5 लाख में से इसको 2,33,000 माइनस किया तो 2,67,000 इसको कम मिले। तो क्वेश्चन क्लियरली स्टेट कर रहा है कि जो भी डेफिशिएंसी है वो 3:2 में बटेगी अदर पार्टनर्स में, ठीक है। यानी कि 2,67,000 को 3:2 में बांट दो और जे और वी में से माइनस कर देंगे, ठीक है। जे और वी में से माइनस कर देंगे और करंट में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर तो देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस का इशू है थोड़ा, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2,67,000 ऐड कर रहा हूँ क्योंकि इसकी गारंटी 5 लाख की है, तो इसको 5 लाख मिल जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन कह रहे हैं कि ये बियर कौन करेगा, इसकी जो डेफिशिएंसी है वो बियर कौन करेगा, जे और वी बियर करेंगे 3:2 में। तो 2,67,000 को मैंने 3:2 में बांटा और ये आ रहा है 1,60,200 जे में जाएगा जो माइनस होगा, माइनस करके यहाँ बार अमाउंट लिख देंगे, और 1,06,800 जा रहा है वी में, तो ये माइनस करके हम बाहर लिख देंगे। ब्रैकेट में माइनस शो कर रहे हैं, ठीक है, माइनस नहीं लिखा, ब्रैकेट सिंबलाइज करता है माइनस को अकाउंट्स में। तो जे का आ रहा है 4,66,000 माइनस 1,60,200, ये आएगा 3,05,800। वी का 4,66,000 माइनस उसकी जो डेफिशिएंसी वो जो पे करेगा टू करंट, ठीक है, तो ये माइनस करके आ रहा है 3,59,200 और करण को 5 लाख मिल गए जितने की उसकी गारंटी थी, ठीक है। तो करण की गारंटी को बाद में सॉल्व करें, पहले जे की गारंटी को सॉल्व करें, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट आंसर दिख रहा है। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हमें बोर्ड एग्जाम्स में आएगा 6 मार्क्स का, ठीक है, क्योंकि हमारे तो 8 मार्कर्स क्वेश्चन आने नहीं है इससे, तो हमें तो 6 का आना है। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। कह रहे डीएफ लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। द अमाउंट वॉज पेएबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे कितना अलॉटमेंट, इतना, फर्स्ट कॉल इतना, सेकेंड एंड फाइनल कॉल बैलेंस, ठीक है। और अगर आप ध्यान से पढ़ोगे नीचे लास्ट में लिखा है फाइनल कॉल वॉज नॉट मेड, तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल तो कभी बुलाई भी नहीं है। फिर कह रहे हैं एप्लीकेशंस फॉर 70,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। अब ध्यान से देखो, इशू करें 50,000, एप्लीकेशन है 70,000, यानी कि प्रोराटा का केस बन सकता है, ओवर सब्सक्राइब्ड है मतलब प्रोराटा का केस बन सकता है, बाकी देखते हैं। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। एप्लीकेशंस फॉर 5,000 शेयर्स फुल, इसका मतलब है जिन्होंने 5,000 शेयर के लिए अप्लाई करा उनको कितने शेयर अलॉट हुए, 5,000 ही अलॉट हुए, ठीक है। जिन्होंने 50,000 शेयर के लिए अप्लाई करो उनको अलॉट हुए 90%, यानी कि 50,000 का 90% निकालेंगे तो 45,000 आएगा, तो उनको अलॉट हुए 45,000। बैलेंस ऑफ द एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड, तो अगर आप ध्यान से देखो रिजेक्टेड एप्लीकेशंस कितनी निकलेंगी, ये निकालो ज़रा। 70,000 में से 55 का हिसाब किताब उसने बताया ना, देखो 70,000 लोगों ने अप्लाई किया, उसमें से 55,000 को इसने हिसाब बताया, यानी कि 15,000 का उसने कुछ नहीं बताया, यानी कि 15,000 एप्लीकेशन जो रिमेनिंग थी उनको रिजेक्ट करे, यानी कि उनकी अलॉटमेंट कितनी हुई, निल, उनको कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो अब आप टोटल भी करके देखो 5 + 45 50, ठीक है, तो ये अलॉटमेंट हो गई 50 की, और अप्लाइड का टोटल करके देखो 5 + 50 55 और एप्लीकेशन 15, तो ये 70 हो गया, तो मैच कर गया ना, अप्लाइड 70 अलॉटेड 50। फिर कह रहे हैं बैलेंस ऑफ द एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड, 1,11,000 वर रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिला, 1,11,000 मिला। द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट ड्यू फ्रॉम द शेयर होल्डर्स टू होम शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस वाज फुल्ली रिसीव्ड। देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कह रहे जहां पर प्रोराटा हुआ है ना, प्रोराटा कहाँ हुआ है, इस कैटेगरी में हुआ है ना, प्रोराटा हुआ है इस कैटेगरी में, तो कह रहे इस कैटेगरी वालों ने एरियर नहीं किया, तो एरियर किन्होंने किया, फर्स्ट कैटेगरी वालों ने किया, यानी कि इन्होंने एरियर किया, और जिन्होंने 5,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको 5,000 शेयर ही अलॉट हुए हैं, तो यानी कि प्रोराटा नहीं है। तो आपको जब कॉल्स इन एरियर निकालना होगा ना तो बहुत ईजिली निकलेगा, टेंशन है ही नहीं, क्योंकि प्रोराटा वाली कैटेगरी में एरियर नहीं हुए, ये समझने वाला पॉइंट है। तो ये क्वेश्चन हमें क्लियरली स्टेट कर रहा है। फिर कह रहा है फ्यू शेयर होल्डर्स टू होम शेयर्स वर अलॉटेड इन फुल फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, ठीक है। तो अब कह रहे हैं अलॉटमेंट मनी का उसने और डिटेल में बताया, ठीक है। फिर कह रहे हैं 1,20,000 वर रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल पे कह रहे हैं 1,20,000 मिले, यानी कि फर्स्ट कॉल में भी एरियर हुआ है कुछ ना कुछ, क्योंकि फर्स्ट कॉल ने 1,20,000 से ज़्यादा की है अगर आप हिसाब लगाओगे तो, ठीक है। चेक कर लेते हैं, 50,000 शेयर्स इशू करें ना, 50,000 शेयर्स इशू करें, 3 रुपये की फर्स्ट कॉल है, तो फर्स्ट कॉल 1,50,000 की हो गई, तो उसमें से 1,20,000 मिले, यानी कि 30,000 का कॉल्स इन अरियर वहाँ पर भी हुए। तो ये कह रहे हैं डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू forfeit those shares on which allotment
एंड कॉल मनी वॉज ड्यू, यानी कि जो कॉमन शेयर्स हैं अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल वाले, जो कॉमन है जिन्होंने यहाँ भी एरियर किया यहाँ भी एरियर किया, उनको फोरफीट करना है। फिर री इशू की डिटेल्स है, हाफ ऑफ द फोरफीटेड शेयर्स वर री इशूड एट 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। देखो फुल्ली पेड अप मतलब ओरिजिनल फेस वैल्यू क्या है 10 रुपीज़, फुल्ली पेड अप मतलब ये 8 मतलब बैंक अकाउंट में जाएंगे 8 रुपये, तो ये जो डिफरेंस है 2 रुपये का ये आपका है डिस्काउंट, और डिस्काउंट जाता है फोरफीटेड शेयर अकाउंट में जब हम री इशू करते हैं उस टाइम पर। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज हमें क्वेश्चन में बोल रहा है जर्नल एंट्रीज पास करने को। स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को। तो क्वेश्चन को ना मैंने समराइज कर लिया, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने लिख लिया, स्ट्रक्चर देखो 10+2 प्रीमियम, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये सारे हमने लिख लिए। फाइनल कॉल तो कॉल भी नहीं करी है। अप्लाइड अलॉटेड को कैटेगरी वाइज भी लिख लिया कि पहली कैटेगरी है 5000, जिन्होंने अप्लाई किया उनको 5000 मिले, और एरियर यहीं से हुए, सारे एरियर्स कैटेगरी 1 से हुए। तो क्योंकि यहाँ पर प्रोराटा नहीं है कैटेगरी 1 में, तो हमारे क्वेश्चन में भी कॉल्स इन एरियर निकालने का काम बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली ही करने, प्रोराटा तो है ही नहीं क्वेश्चन में जहाँ जहाँ एरियर हुए। सेकंड कैटेगरी है प्रोराटा वाली, 50,000 के लिए अप्लाई करें, इनको 45,000 मिले हैं शेयर्स और इन्होंने कहीं पर भी एरियर नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है। 15,000 शेयर के लिए जिन्होंने अप्लाई करें उनको कुछ भी अलॉटमेंट नहीं हुई, तो इनको क्या करना है, रिफंड करना है, तो इनको रिफंड कर देंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हमने लिख लिया, समराइज कर लिया क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज से। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एंट्री। तो फर्स्ट एंट्री इसमें आएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। इसमें देखो हमने कितनी एप्लीकेशन रिसीव की है 70,000, और एप्लीकेशन कितनी की 3 रुपये की, 2 रुपये फेस वैल्यू 1 रुपये प्रीमियम, तो 70,000 इंटू 3 2,10,000 हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। नेक्स्ट एंट्री होती है इसको ट्रांसफर करने की शेयर कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होगा डेबिट, उतने से ही डेबिट करेंगे जितने से फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट करें, तो 2,10,000 आएगा यहाँ पे। फिर आप यहाँ पर क्रेडिट में लिखोगे टू शेयर कैपिटल, साथ साथ जो एडवांस है उसको हम ट्रांसफर करेंगे शेयर अलॉटमेंट में, ठीक है। साथ साथ क्रेडिट करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि एप्लीकेशन पे प्रीमियम भी है क्वेश्चन में, और साथ साथ हमारे को क्रेडिट करना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट, क्योंकि रिफंड भी कर रहे हैं हम कुछ एप्लीकेशंस को, ठीक है। तो इतना सारा ट्रीटमेंट है। देखो शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा फेस वैल्यू से और नंबर ऑफ शेयर्स इशूड से। तो इशूड शेयर्स हैं 50,000, फेस वैल्यू है 2 रुपये एप्लीकेशन की, तो 50,000 इंटू 2 शेयर कैपिटल में जाएगा 1 लाख। अलॉटमेंट में जाता है एडवांस, तो एडवांस कितने शेयर पे है, 5,000 शेयर पे एडवांस है कैटेगरी 2 में से, और कितने पैसे, पूरे 3 रुपये, ठीक है। ये मैं आपको समझाता हूँ ज़रा अभी, ये देखो ज़रा स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो स्ट्रक्चर लिखा है ना 5,000 शेयर्स पे 5,000, तो ये तो नॉर्मल वाला है। सेकंड कैटेगरी देखो यहाँ पर है प्रोराटा, जिन्होंने 50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको 45,000 मिले, मतलब 5,000 शेयर्स पे इन्होंने एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा दिया, तो 5,000 इंटू 3 करा 15,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम अगेन आपको क्या करना है, जितने शेयर्स इशू करें, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रीमियम के अमाउंट से, तो प्रीमियम एप्लीकेशन पे 1 रुपये है, तो 50,000 इंटू 1 करा 50,000 यहाँ पर आ जाएगा। रिफंड देखो, रिफंड के लिए ऊपर कैटेगरी 3 देखो, 15,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उनको कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने एप्लीकेशन पे पूरे 3 रुपये पे करें, तो उनको 3 रुपये रिफंड करेंगे क्योंकि उनको शेयर अलॉट नहीं करे जा रहे, तो 45,000 यहाँ पर क्रेडिट होगा। तो ये हमारी सेकेंड एंट्री है क्वेश्चन की। नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे अलॉटमेंट ड्यू करने की। तो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री क्या होती है भाई, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो सिंपल एंट्री हो जाएगी भाई, 50,000 के हिसाब से कर देंगे, तो 50,000 हमारा इशू साइज है, इंटू 3 करा, अलॉटमेंट का फेस वैल्यू आपको दिख रहा है 2 रुपये, स्ट्रक्चर में देख लो 2 रुपये और प्रीमियम 1 रुपये, तो 50,000 इंटू 1 करा, तो ये आ जाएगा 1,50,000 टोटल अलॉटमेंट ड्यू, 1 लाख रुपीज़ शेयर कैपिटल फेस वैल्यू वाला और प्रीमियम 50,000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री करेंगे कैश रिसीव करने की बैंक अकाउंट वाली। नेक्स्ट में देखो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, और जब भी कॉल्स इन अरियर का क्वेश्चन होगा तो कॉल्स इन अरियर भी डेबिट करेंगे। हमें क्वेश्चन में पता है कि अलॉटमेंट में एरियर हुए, तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट करेंगे डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। ये बहुत ध्यान से समझना इस एंट्री को, क्वेश्चन में क्लियरली बताया गया कि अलॉटमेंट पर हमें कितना पैसा रिसीव हुआ है, 1,11,000, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ये मैंने अमाउंट क्वेश्चन से देखी है। शेयर अलॉटमेंट ड्यू कितने से है, 1,50,000 से ड्यू है, लेकिन आप ध्यान से देखो 1,50,000 से भले ही ड्यू है, लेकिन जो क्वेश्चन की
सेकेंड एंट्री है उसमें अलॉटमेंट पर कितना एडवांस है वो ज़रा चेकआउट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की जो सेकेंड एंट्री है उसमें हमने अलॉटमेंट पे 15,000 रुपये एडवांस ट्रांसफ़र करे। इसका मतलब ये है कि 1,50,000 जो मैं बाद में ड्यू कर रहा हूँ उसमें से 15,000 पहले मिल चुके हैं। तो अब मेरे को मिलने आइडियली भी कितने चाहिए, 1,35,000 मिलने चाहिए, इनका डिफरेंस लेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आनी चाहिए। अब देखो 15,000 यहाँ से माइनस करें तो 1,35,000 तो मेरे को मिलने चाहिए थे क्योंकि 15,000 तो पहले ही एडवांस आ गए। उसमें से कितने मिले, 1,11,000 मिले। तो यानी कि इनका जो डिफरेंस है ना 24,000 का वो जाएगा कॉल्स इन अरियर में। तो ये हमने कैसे निकाला, ये निकाला है बैलेंसिंग फिगर से। अब क्वेश्चन यहाँ पे ओवर नहीं हो रहा, आपको एक और बात समझनी है कि 24,000 कॉल्स इन अरियर हुए तो कितने शेयर्स पर एरियर हुए, तो नंबर ऑफ शेयर्स हमें निकालने हैं ताकि हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो 24,000 को आप डिवाइड कर देना अलॉटमेंट के पैसे से, अलॉटमेंट 3 रुपये की है, तो हमें मिल जाएंगे 8,000 शेयर्स जिन पे कॉल्स इन अरियर हुआ है। हमारा कहाँ पे हुआ है, अलॉटमेंट पे, क्योंकि आगे चल के जब फोर फीचर करना है ना तो उन शेयर्स पर फोर फीचर करना है जिन्होंने कॉल्स इन अरियर नहीं दिया अलॉटमेंट पर और उन्होंने पैसा नहीं दिया फर्स्ट कॉल पर, मतलब जिनका कॉल्स इन अरियर अलॉटमेंट पर भी आया फर्स्ट कॉल पर भी आया, तो उन कॉमन शेयर्स को फोरफीट करना है। तो हमने अभी नंबर ऑफ शेयर्स निकाले वो वाले जिनका एरियर हुआ है अलॉटमेंट पर। नेक्स्ट एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करने की, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल भाई 50,000 शेयर्स पर 3 रुपये की फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, 1,50,000, तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ 1.5 लाख। और इसके बाद करेंगे बैंक अकाउंट वाली एंट्री और यहाँ पर भी एरियर होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट वाली, तो यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियरली हमें क्वेश्चन में ही बताया गया कि एरियर हुआ, तो यहाँ पे ओपन करेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब आप ध्यान से देखो, ज़्यादा मुश्किल एंट्री नहीं है। शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करी थी 1,50,000 से, तो यहाँ 1,50,000 लिखा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कितना पैसा रिसीव है, 1,20,000। तो कॉल्स इन एरियर मैंने निकाला बैलेंसिंग फिगर से, 1,50,000 में से 1,20,000 गए, तो 30,000 जो है ये बैलेंसिंग फिगर से मैंने निकाला कॉल्स इन एरियर। अब क्वेश्चन बता रहा है कि भाई जो कुछ शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने अलॉटमेंट पर भी पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल पर भी पैसा नहीं दिया। तो अलॉटमेंट पर कितने शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया था, 8,000। तो 8,000 और फर्स्ट कॉल कितने की, 3 रुपये की। देखो ये मैं आपको समझाता हूँ, जब हमने अभी सॉल्व किया था तो हमें पता चला था अलॉटमेंट पर 8,000 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, तो इन्होंने तो बाद में भी नहीं दिया ना, इन्होंने तो बाद में भी नहीं दिया, प्लस कुछ लोग एक्स्ट्रा भी हैं। तो 8,000 इंटू 3 यानी कि 8,000 वो नंबर है शेयर होल्डर का जिन्होंने दोनों जगह नहीं दिया पैसा, और यही वो नंबर है जिनको फोरफीट करा जाएगा क्योंकि ये दोनों जगह एरियर करें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कॉल्स इन अरियर यहाँ पर लिखा 8,000 इंटू 3 24,000, यानी कि प्लस 6,000 जो है वो एक्स्ट्रा। ये जो एक्स्ट्रा वाले हैं ना इनको फोरफीट नहीं करा जा रहा, कॉमन वालों को फोरफीट करा जा रहा है। और कॉल्स इन अरियर हमने निकाला है 30,000 बैलेंसिंग फिगर से, ठीक है। इसके बाद हमने सीधा एंट्री करनी है फोर फीचर की। नेक्स्ट एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, फोरफीट कर रहे हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम जितना कंपनी रिसीव नहीं करती है उतने से हमें यहाँ पे डेबिट करना है, जो प्रीमियम कंपनी रिसीव करती है उसको तो भूल जाते हैं जैसे क्वेश्चन में है ही नहीं, ठीक है। तो क्रेडिट करेंगे टू फोरफीटेड शेयर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, ठीक है। तो कॉल्स इन अरियर यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो शेयर कैपिटल क्या होगा, 8,000 होगा, तो 8,000 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। देखो इसके लिए हमें फिर से स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। शेयर कैपिटल ना उतने अमाउंट से डेबिट होगा जितनी, जहां पर फोर फीचर हुए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर फोर फीचर हुए, तो फोर फीचर तक की फेस वैल्यू आपको लिखनी है, वो कितनी है और वो शेयर कैपिटल में जाएगा। तो शेयर कैपिटल के डेबिट में आपने लिखना है 8,000 इंटू 7, 8,000 नंबर ऑफ शेयर्स, और ये 7 रुपीज ना वो फेस वैल्यू है जहां पर फोर फीचर हुए। तो जहां तक फोर फीचर होता है ना वहां तक की फेस वैल्यू काउंट करते हैं। तो फोर फीचर हुआ है हमारा यहाँ पर, तो फेस वैल्यू कितनी होगी, 2 + 2 + 3, तो 7 यहाँ पर लिखेंगे। फेस वैल्यू काउंट करनी है, प्रीमियम इग्नोर कर देना। तो 8,000 इंटू 7 हो जाएगा 56,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम भाई 8,000 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे वो अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखेंगे जो पे नहीं किया गया। तो पे कौन सा नहीं किया गया, ये वाला 1 रुपये, तो इंटू 1, तो ये 8,000 यहाँ चला जाएगा। फोर फीचर में क्या जाएगा भाई, वो अमाउंट फोरफीट होती है जो कंपनी ने रिसीव कर ली है
ठीक है, वो फोरफीट होती है। लेकिन अगर कंपनी ने जैसे एप्लीकेशन पे प्रीमियम रिसीव करा है तो प्रीमियम तो भूल जाओ, जैसे क्वेश्चन में था ही नहीं। ठीक है, तो फोरफीट कितना होगा, खाली फेस वैल्यू, तो 8000 इंटू टू, तो 8000 इंटू टू। प्रीमियम मैं कह रहा हूँ रिसीव नहीं हुआ तो जर्नल में आएगा, रिसीव हो गया तो उसको तो भूल ही जाओ। 8000 इंटू टू 16000 यहाँ पर लिख देंगे क्रेडिट में। कॉल इन एरियर का अमाउंट देखो भाई, अलॉटमेंट का कॉल इन एरियर 24000 और कॉमन वालों का 8000 इंटू थ्री 24000 दोबारा से कॉल इन एरियर होगा। ये एक्स्ट्रा वाले फोरफीट नहीं हो रहे, सिर्फ ये 8000 वाले फोरफीट हो रहे हैं। तो 24 48,000। ठीक है, तो फोरफीचर की एंट्री हमने कर ली है, आगे करेंगे। नेक्स्ट एंट्री है री इशू की। तो री इशू में बैंक अकाउंट होगा डेबिट। हमें पता है कि 2 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट कहाँ से जाता है, फोरफिटेड शेयर में जाता है, टू शेयर कैपिटल। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट। तो आधे शेयर री इशू हो रहे हैं, तो 8000 फोरफिट के आधे मतलब 4000 इंटू 8 जाएगा बैंक में, 2 रुपये का डिस्काउंट जाएगा फोरफिटेड शेयर में, और फेस वैल्यू जाएगी शेयर कैपिटल में। तो 40,000 आएगा यहाँ पर, 8000 जाएगा यहाँ पर, और 32,000 जाएगा बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी री इशू की। लास्ट एंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट भूलनी नहीं है, कैपिटल रिजर्व की। कैपिटल रिजर्व में आपने याद रखना है कि वो अमाउंट ट्रांसफर करना है जो री इशूड शेयर का प्रॉफिट है। ठीक है, सारे शेयर का प्रॉफिट नहीं डालते, री इशूड शेयर का प्रॉफिट डालते हैं। तो हमें पता है ऊपर अगर हम चेक करेंगे फोरफीचर की एंट्री में, तो 8000 शेयर पर जो कंपनी ने कमाया है, फोरफीट मतलब बेसिकली कमाई है एक तरीके से, तो 8000 शेयर पर कंपनी ने कमाया है 16000। तो आधे शेयर पर कितना कमाया, देखो भाई 8000 पे 16000 कमाए, तो आधे शेयर पर कितने कमाए, 16000 का आधा, यानी कि 8000 कमाए। ठीक है, तो आधे शेयर पर 8000 कमाए, और वो जब हाफ शेयर्स हम री इशू कर रहे हैं, तो री इशू के टाइम पर हमने डिस्काउंट दिया 8000 का। ठीक है, तो जो 8000 कमाए उतना ही हमने डिस्काउंट दे दिया, तो कैपिटल रिजर्व में क्या जाएगा, जीरो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये जर्नल एंट्री लिख कर जरूर आनी है, और अमाउंट के कॉलम में निल और निल लिख कर आना है। ठीक है, जीरो मत लिखना, निल लिख देना, और ये एंट्री जरूर लिखना, छोड़ के मत आना। ठीक है, नरेशन वगैरह भी जरूर लिखना। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर किसी ने कुछ ढूंढा है, लाइक एक ना मिस्टेक है क्वेश्चन की तरफ से, हमने सही सॉल्व करा है, एक मिस्टेक है क्वेश्चन की तरफ से, अगर आपको वो समझ में आती है तो बताओ, या सोचो 2 मिनट, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, वीडियो पॉज करके सोचो, अदरवाइज मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन में क्या मिस्टेक थी। देखो मिस्टेक में ये बता रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट ड्यू फ्रॉम द शेयर होल्डर टू होम शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस वाज फुली रिसीव्ड। तो वो कह रहा है यार जो एरियर हुआ है ना, वो प्रो राटा वाली कैटेगरी में से नहीं हुआ, यानी कि उस कैटेगरी में से हुआ है एरियर जहाँ पे 5000 शेयर थे अप्लाइड और 5000 शेयर हुए अलॉट, क्योंकि प्रो राटा वाली में एरियर नहीं हुआ है। ठीक है, और वो यही चीज़ कंफर्म कर रहा है अगली लाइन में। यहाँ कह रहे हैं फ्यू शेयर होल्डर्स टू होम शेयर्स वर अलॉटेड इन फुल फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। अलॉटेड इन फुल वालों ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, तो जिनको फुल अलॉटमेंट हुई है वो 5000 शेयर थे। जबकि हम अगर अपना क्वेश्चन देखेंगे तो हमने जब सॉल्व करा था, आप यहाँ पर ध्यान से देखो, अलॉटमेंट पर एरियर निकल रहा है 8000 शेयर्स का, जबकि जो कैटेगरी है वो तो जिस कैटेगरी को ये 8000 शेयर बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी में टोटली 5000 शेयर है, यानी कि 3000 शेयर एक्स्ट्रा कहाँ से आ गए। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में गलती है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन के डिजाइनिंग में या फॉर्मेट में इशू है, जिस वजह से आंसर ये 5000 से ज़्यादा रहा, नहीं तो यहाँ पर आंसर 5000 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है जो एरियर हुआ है ना वो प्रो राटा वाली कैटेगरी में नहीं हुआ, और जो नॉन प्रो राटा कैटेगरी है उसमें शेयर ही 5000 है। तो ये क्वेश्चन में गलती है, हमारे आंसर में गलती नहीं है। जैसा क्वेश्चन इन्होंने लिखा है उस हिसाब से जैसे मैंने सॉल्व करा वही उसका करेक्ट सोल्यूशन है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन 17 से। एडमिशन चैप्टर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। संजना एंड आलोक वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो 3:2 इनकी ओल्ड रेशियो है। बैलेंस शीट आपको गिवन है, बैलेंस शीट में ध्यान से देखो, लाइबिलिटीज में एक वर्कमैन कंपनसेशन फंड गिवन है। ठीक है, तो अगर इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो ये पूरा का पूरा ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, एसेट्स में कोई भी लॉस हमारे को दिख नहीं रहा है। फिर नीचे कह रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2018 they admitted Nidhi as a new partner for 1/4 share in the profits on the following terms। तो न्यू पार्टनर का शेयर क्या है, 1/4। अब रीड करते हैं नीचे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है वो जरा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 4 लाख एंड निधि ब्रॉट द नेसेसरी अमाउंट इन कैश फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, हाफ ऑफ विच वाज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। देखो जरा,
4 लाख रुपए तो गुडविल ऑफ द फर्म है ना, तो निधि की गुडविल कितनी होगी, इसके शेयर से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 1 लाख रुपीस, ठीक है। फिर ये बटेगी पार्टनर्स में किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अब क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा कि ये जो न्यू पार्टनर ने शेयर एक्वायर किया ये किस वे में शेयर एक्वायर किया, मतलब कोई इन्फो नहीं है। तो ऐसे केस में सैक्रिफाइसिंग रेशो और ओल्ड रेशो क्या ले लेते हैं हम, सेम ले लेते हैं, ठीक है। और लास्ट में कह रहा है हाफ ऑफ विच वॉज विड्रॉन बाय दी ओल्ड पार्टनर्स, यानी कि उन्होंने जितनी भी गुडविल मिली है उसकी ड्रॉइंग्स भी कर ली हाफ अमाउंट की, ठीक है। तो पॉइंट बी पे आएंगे, स्टॉक वॉज टू बी इंक्रीज बाय 20% एंड फर्नीचर वॉज टू बी रिड्यूस्ड टू 90%। देखो इसका मीनिंग है भाई, ये अच्छा पॉइंट है, एक जगह लिखा है बाय 20%, एक जगह लिखा है टू 90%। इसको ज़रा समझते हैं, आप एक बारी पॉइंट बी और बैलेंस शीट साथ देखते हैं। देखो यहाँ कह रहे हैं स्टॉक वॉज टू बी इंक्रीज बाय 20%, जब भी बाय आएगा ना आपने डायरेक्टली करना है सॉल्व। डायरेक्टली से क्या मतलब है, जो भी स्टॉक की वैल्यू आपको दिख रही है ना उससे कैलकुलेशन करना है परसेंटेज का, यानी कि बाय में डायरेक्टली मतलब ये 1,50,000 का 20% निकालोगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट में भेज दोगे, ठीक है। टू में थोड़ा ध्यान देना होता है, जब टू लिखा होता है यहाँ लिख रहा है फर्नीचर वॉज टू बी रिड्यूस टू 90%, तो यहाँ पर ना बाय ढूंढो, यहाँ पर बाय क्या करना है, सर्च करना है। तो देखो कोई भी चीज़ की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 100% होती है, ठीक है। जो भी वैल्यू हमें बैलेंस शीट में दिख रही है अगर उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू समझने के लिए पूछा जाए तो क्या बोला जाएगा, 100%। तो उसको 90% पे लाना है, यानी कि कितना गिराना है, तो आपको बाय ना ढूंढना पड़ेगा। तो कितना गिराना है, बाय 10% आपको उसको गिराना है, ठीक है। तो फर्नीचर ऊपर देखो 3 लाख है, तो इसका जो 10% गिराना है यानी कि 3 लाख का 10% 30,000 आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में भेजना है, ठीक है। बाय डायरेक्टली गिवन हो तो बढ़िया है, नहीं गिवन तो बाय खुद से ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। टू वाले में डायरेक्ट 90% मत निकाल देना, थोड़ा सा एरर का चांस रहता है, ठीक है। पॉइंट्स ये, इन्वेस्टमेंट्स वर टू बी वैल्यूड एट 3 लाख, आलोक टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट्स एट दिस वैल्यू। देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई पार्टनर हमारी कोई चीज़ ले जाए, कोई भी एसेट ले जाए, इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है, कोई भी एसेट ले जाए, आप इसको ना ऐसे समझो अगर ये एसेट मैं मार्केट में बेचता तो मुझे पैसे मिलते, ठीक है। तब हमारी जर्नल एंट्री क्या होती, कैश अकाउंट डेबिट होता और हमारी एसेट खत्म हो जाती, टू इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, ऐसी होता। लेकिन पार्टनर जब कोई भी एसेट लेकर जाएगा ना तो हम क्या करेंगे, पार्टनर से कैश नहीं डिमांड करेंगे, हमें मिलना तो कैश चाहिए बट पार्टनर से कैश नहीं डिमांड करेंगे, इसकी जगह ना उसकी कैपिटल अकाउंट को आप क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। तो यहाँ पर आलोक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो ये हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी, ठीक है। एक तो ये मीनिंग हो गया सेकंड वाले पॉइंट का कि पार्टनर के साथ ना कैश की डीलिंग नहीं करनी, हमेशा उसकी कैपिटल अकाउंट इंक्रीज या डिक्रीज करनी है। तो हमने आलोक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट्स कर दिया और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेज देंगे। अब यहाँ पे देखो इसने बोला इन्वेस्टमेंट्स वर टू बी वैल्यूड एट 3 लाख, तो अगर आप बैलेंस शीट में ऊपर देखोगे तो आपको इन्वेस्टमेंट्स दिख जाएंगी, कितनी दिख जाएंगी, 2,60,000 की आपको इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर शो हो रही है। तो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 3 लाख मतलब 40,000 बढ़ गई, फायदा हो गया। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगे 40,000, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगे 40,000 और इस जर्नल एंट्री में वैल्यू लिख दोगे 3 लाख, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो अमाउंट आपको रिफ्लेक्ट करेगा वो 3 लाख करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, निधि ब्रॉट 3 लाख एज हर कैपिटल एंड द कैपिटल्स ऑफ संजना एंड आलोक वर एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है कि निधि की 3 लाख कैपिटल है और इसका शेयर है 1/4, तो अगर 1/4 शेयर के लिए 3 लाख कैपिटल लानी है तो संजना और आलोक का जो भी न्यू शेयर होगा ना उस हिसाब से उनकी कैपिटल होनी चाहिए, मतलब शेयर और कैपिटल का रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा सारे पार्टनर्स में, ठीक है। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल गिवन है ये डी पॉइंट में, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब इसमें एक मेरी बात सुनो, ये पुराने फॉर्मेट का है, ठीक है, तो ये 8 नंबर का है, हमारे को यही क्वेश्चन आना है इस ईयर 6 मार्क्स में, ठीक है। तो चांसेस हैं कि आपको रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट में से ना कोई 2 चीज़ें पूछेगा क्योंकि इन्होंने वेटेज घटा दिया है, ठीक है। बट सेफ्टी के लिए हम तीनों अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, मैं यहाँ पर आपको तीनों चीज़ें प्रिपेयर करके दिखा दूंगा, ठीक है, और आपने भी तीनों ही प्रैक्टिस करनी है। रीवैल्यूएशन अकाउंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 17th क्वेश्चन है ये। इसमें आप सबसे पहले डेबिट साइड पे लिखोगे लॉसेज, लॉसेज यहाँ जो भी नुकसान है, तो यहाँ पर फर्नीचर की वैल्यू हमें डिक्रीज करनी है 30,000 से, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। फायदे वाली बातें यहाँ लिखेंगे, स्टॉक की वैल्यू हमें बढ़ानी है 30,000 से, और साथ साथ हमारे को इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू इंक्रीज करनी है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स क्योंकि ज़्यादा वैल्यू पे वैल्यू हुई है ना, 3 लाख पे वैल्यू हुई है और आप देखोगे बैलेंस शीट में 2,60,000 की गिवन है, तो इन्वेस्टमेंट्स 40,000 से ज़्यादा वैल्यू करी गई हैं,
तो 40,000 जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब कोई भी अकाउंट हो आपके पास, टोटलिंग कैसे करेंगे, बड़ी वाली साइड का टोटल पहले करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड हमारी बड़ी आ रही है, तो 70,000 पहले टोटल किया और दूसरी साइड उसी टोटल को कॉपी करा, ठीक है। इसके बाद इस टोटल में से यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे 40,000। तो क्रेडिट साइड क्या फ़ायदे हैं, तो ये 40,000 क्या आ रहा है, गेन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि फ़ायदे ज़्यादा है खर्चे कम है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू गेन या प्रॉफिट, कुछ भी लिख दो, टू गेन या प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये लैंग्वेजेस पूरी लिखनी है आपने एग्जाम में, ठीक है। बोर्ड का पेपर है तो सीरियस वे में प्रेजेंटेशन अच्छे से करके आनी है, ठीक है। तो ये 40,000 का प्रॉफिट है, ओल्ड रेशो में जाएगा। ओल्ड रेशो में क्वेश्चन में गिवन है 3:2। तो 40,000 को 3:2 में बांटेंगे, आएगा संजना को 24,000, आलोक को 16,000 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट है। अब स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्रेडिट साइड पे वो एंट्रीज करेंगे जिनसे कैपिटल अकाउंट हमारा इंक्रीज होगा, डेबिट साइड पे वो एंट्रीज करेंगे जिनसे पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज होंगी। तो आपने कभी भी स्टार्ट करना है, सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल यहाँ पर लिखोगे बैलेंस शीट में से देखकर, ठीक है। तो 5 लाख और 4 लाख यहाँ पर लिख रहे हैं हम, बैलेंस शीट में से कॉपी करें। इसके बाद हमने लिखा बाय कैश अकाउंट। बाय कैश अकाउंट किससे लिख दिया कि निधि जितनी कैपिटल ला रही है, तो ये कैपिटल कितनी ला रही है बिजनेस में, 3 लाख, तो निधि की कैपिटल लिख दी, ठीक है। फिर लिखेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड, हमारे को बैलेंस शीट में गिवन है, ये गिवन है हमारे को 60,000 का, ठीक है। कौन सी रेशो में जाएगा, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो हमें गिवन है 3:2। तो 60,000 को 3:2 में बांटा, ये आएगा 36,000 और 24,000, ठीक है। फिर हम प्रीमियम फॉर गुडविल बांटेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल मैंने बताया था, ओल्ड रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो इस क्वेश्चन की सेम है, तो 3:2 में जाएगा। 1 लाख इसका आया था, 60,000 और 40,000। ये 1 लाख कैसे आया था, मैंने डिस्कशन के टाइम पर आपको ये बात समझाई थी, क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम, ठीक है। फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट क्वेश्चन में हमने अभी अभी निकाला, प्रॉफिट यहाँ पर कॉपी कर देंगे, संजना आलोक ओल्ड पार्टनर्स में बच जाएगा 24,000 और 16,000, ठीक है। ये प्रॉफिट कॉपी कर दिया। उसके बाद डेबिट साइड पे आ जाते हैं। डेबिट साइड पे हमने मेक श्योर करना है, इन्वेस्टमेंट्स की एक एंट्री करनी थी कि इन्वेस्टमेंट्स कौन है, आलोक लेकर जा रहा है और वैल्यू करी है उसने इन्वेस्टमेंट 3 लाख पर, ठीक है। तो इससे इसकी कैपिटल डिक्रीज होगी ना, क्योंकि एसेट ये खरीद रहे हैं, तो इसकी कैपिटल, पैसे नहीं ले रहे हम, इसकी कैपिटल कम कर देंगे, ठीक है। तो 3 लाख रुपीज़ टू इन्वेस्टमेंट्स करके यहाँ पर आ जाएगा। फिर एक पॉइंट और था कि जितनी गुडविल दी गई है ना पार्टनर्स को, उसमें से हाफ उन्होंने विड्रॉ भी करी है। तो 60,000 मिली है संजना को, तो ये विड्रॉ कर रही है 30,000। आलोक को मिली है 40,000, तो ये विड्रॉ करेगा 20,000, हाफ ऑफ विड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ये गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं, तो 30,000 और 20,000, ठीक है। तो हमने सारा कुछ कर लिया। अब हमारी लास्ट एडजस्टमेंट बची है, डी एडजस्टमेंट, जिसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, उसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो चुका है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे पॉइंट डी वर्किंग नोट में। सबसे पहले हम लिख रहे हैं ओल्ड रेशो, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स की, और हमें क्या चाहिए, अब न्यू रेशो निकालनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले न्यू रेशो निकालेंगे, ठीक है। तो हमें पता है लेट टोटल शेयर फर्म का क्या करेंगे, 1 ले लेंगे, ठीक है। लेट टोटल शेयर बी इक्वल टू 1। तो रिमेनिंग शेयर कितना होगा भाई, रिमेनिंग शेयर आफ्टर निधि, रिमेनिंग शेयर आफ्टर निधिज एडमिशन, ठीक है, न्यू पार्टनर के एडमिशन के बाद। तो न्यू पार्टनर का शेयर हमें पता है 1/4 है, तो टोटल में से उसका हटा देते हैं। तो टोटल में से निधि का 1/4 हटाया, तो ये आ जाएगा 3/4। अब ये जो 3/4 है वो संजना और आलोक में बटेगा किस रेशो में, इन 3:2, ठीक है। तो हमारे पास न्यू शेयर आ जाएगा, तो न्यू शेयर यहाँ पर सीधा लिखेंगे, संजना का कितना होगा, ये 3/4, ये 3/4 को 3:2 में बांटेंगे, तो 3/4 इंटू 3/5, आलोक को मिलेगा 3/4 इंटू 2/5, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9/20, ये आ जाएगा 6/20, और निधि का हमें पता है 1/4, तो इसको कर देंगे 5/5, तो ये हो जाएगा 5/20। तो आपके पास न्यू रेशो आ जाएगी, न्यू रेशो कितनी आ जाएगी, 9:6:5। देखो सबके डिनोमिनेटर सेम है ना 20 पे, तो यहाँ से हमने न्यू रेशो लिख ली 9:6:5, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालना, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो भी न्यू पार्टनर का शेयर है ना, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। जैसे वो 1/4 के लिए आया, वो 1/4 के लिए आया, तो 1/4 का रेसिप्रोकल हो गया 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो उसकी कैपिटल को, तो वो कितनी कैपिटल लाया, 3 लाख। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आ जाएगी 12 लाख रुपीज़, ठीक है।
अब ये पूरी फर्म की कैपिटल है, इस पूरी कैपिटल को आपको न्यू रेशो में बांटना है, ठीक है। इसको आप न्यू रेशो में बांट दोगे, न्यू रेशो हमें दिख रही है क्या है, 9:6:5, ठीक है। तो संजना और आलोक की ही कैपिटल निकालेंगे क्योंकि निधि की तो हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो 12 लाख जो है इसको आपको न्यू रेशो में बांटना है क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि कैपिटल्स न्यू रेशो में एडजस्टेड हो। तो 12 लाख मल्टीप्लाइड बाय 9 अपॉन में ये कितना है, तो ये टोटल है, रेशो का टोटल आया है 20, ठीक है। तो 12 लाख इंटू 9/20 आपका सॉल्व करने पाएगा 5,40,000, ठीक है। तो संजना की न्यू कैपिटल हमें पता चल गई। सिमिलरली आलोक की हम निकाल देंगे, तो 12 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6/20, ठीक है। तो ये सॉल्व करने पे आ रही है 7,20,000। तो आलोक की फ्यूचर की कैपिटल हमें पता चल गई 7,20,000। तो ये 5,40,000 और 7,20,000 पता है कौन सी कैपिटल है, ये वो कैपिटल है जो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस CD करके लिखोगे ना, ये वो वाली कैपिटल है, ठीक है। और बैलेंसिंग फिगर हमारी दूसरी आएंगी, ठीक है। तो ये हमने टू बैलेंस CD पहले निकाल लिया, एडजस्टमेंट वाली एंट्री हमने पॉइंट डी कर ली है। अब वापस चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट करते हैं। तो टू बैलेंस CD हम लिखेंगे पहले, ठीक है। संजना और आलोक का अभी अभी हमने निकाला, ये कितना है 5,40,000 संजना का, 3,60,000 आलोक का, ठीक है। निधि का हम बाद में निकालेंगे क्योंकि निधि का तो वही 3 लाख ही बनना है, तो हम इसको बाद में फिल कर लेंगे। अब आप देखो, आपको कंप्लीट करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, देखो बड़ी वाली साइड का टोटल करेंगे और बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला ना कि अगर कैपिटल किसी की कम पड़ रही है तो क्या करेंगे, करंट अकाउंट ओपन करेंगे या कैश अकाउंट ओपन करेंगे। तो जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा ना, मेंशन नहीं करेगा, आपने कैश अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो, संजना की क्रेडिट साइड पे कॉलम देखो, संजना का क्रेडिट कॉलम देखो और संजना का डेबिट कॉलम देखो। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे देखो 5 लाख प्लस 36 प्लस 60 प्लस 24, ये साइड का टोटल ज़्यादा दिख रहा है ना 30 और 5,40,000 से, मतलब डेबिट साइड छोटी पड़ रही है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर आएगी ना, पहले देखो क्रेडिट साइड का मैं यहाँ टोटल लिख लेता हूँ, ये आएगा 6,20,000, ठीक है। बड़ी वाली साइड का टोटल मैं दोनों तरफ लिख लिया। अब यहाँ पे देखो जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है ना, उसको आप यहाँ पर लिख दोगे टू कैश अकाउंट, ये हमारी है बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। संजना के कॉलम की सिर्फ बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर आ जाएगा 50,000, ठीक है। तो ऐसे आपका संजना का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट है, सिर्फ संजना वाला। अभी आलोक और निधि का बचा है। अब आप यहाँ पर देखो, आलोक में क्रेडिट साइड जो है, ठीक है, ये कितनी है 4 लाख प्लस 24 प्लस 40 प्लस 16, ये आएगी 4,80,000 क्रेडिट साइड का टोटल। डेबिट साइड का आपका टोटल देखो कितना है 3,20,000 और ये कितना आ जाएगा 6,80,000। अगर इसको भी ऐड कर दोगे लाइक, तो यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि बैलेंसिंग फिगर का निकलेगी, शॉर्टर साइड पे निकलेगी ना, यानी कि इधर निकलेगी। तो यहाँ पे बड़ी वाली साइड का टोटल पहले किया, तो ये डेबिट साइड बड़ी है तो 6,80,000, इसको कॉपी किया दूसरी साइड, और जो बैलेंसिंग फिगर है उसको हम क्या करेंगे बाय कैश अकाउंट, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे बाय कैश अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर है हमारी आलोक के कॉलम में, ठीक है। तो ये कितनी आएगी 2 लाख, ये आ रही है पूरी 2 लाख, ठीक है। तो संजना और आलोक का हमने कर लिया। इसके बाद आपका देखो कुछ नहीं बचा, सिर्फ निधि का बचा। निधि का बहुत सिंपल है, क्रेडिट साइड का टोटल लिखा 3 लाख, सेम टोटल कॉपी किया दूसरी साइड, कोई आइटम नहीं लिखी है, तो बैलेंसिंग फिगर भी आ गई 3 लाख रुपीज़, ठीक है। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट है। अब मैं जस्ट इसका आपको मीनिंग समझा देता हूँ, ये बाय कैश और टू कैश का मीनिंग है। देखो संजना की जो कैपिटल है ना, वो ऑलरेडी ज़्यादा इन्वेस्टेड थी, ठीक है, और उसको मेंटेन करनी थी 5,40,000 बस, बट उसकी ना ज़्यादा इन्वेस्टेड थी, तो वो कैपिटल विड्रॉ कर रहा है बिजनेस में से, ठीक है। ये कैपिटल विड्रॉ कर रही है। आलोक की कैपिटल ना बिजनेस में कम इन्वेस्टेड थी, ठीक है, इसको कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ी, ठीक है। इसकी कैपिटल अगर आप ये 2 लाख को 2 मिनट के लिए साइड करोगे ना, और इसकी क्रेडिट साइड का टोटल करा और माइनस आपने ये दोनों आइटम्स करी, ठीक है, तो इसका मतलब है इसको कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी बिजनेस में, ठीक है, क्योंकि ये टोटल 3,20,000 है, और रफली अगर हम पहले बैलेंस CD निकालते अगर, तो इसकी कैपिटल कम बन रही थी, तो इसको और पैसा इन्वेस्ट करना था, तो इसलिए इसने बिजनेस में 2 लाख रुपए और डाले, ठीक है, ताकि इसकी डिजायर्ड कैपिटल 3,60,000 हो पाए। आई बात समझ में? तो ये इसका मीनिंग था, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट, स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट लाइबिलिटीज साइड से, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे क्रेडिटर्स, ठीक है। तो क्रेडिटर्स हम लोग कॉपी कर रहे हैं ओल्ड बैलेंस शीट से 60,000, ठीक है। जब भी बैलेंस शीट बनाओगे, एक तो क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट और दूसरा रीवैल्यूएशन अकाउंट देखकर बनानी है, ठीक है। फिर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स। तो अब ये एडमिशन का क्वेश्चन है, तो यानी कि सारे पार्टनर्स के यहाँ पर नाम लिखेंगे, संजना,
आलोक और निधि। इनकी बैलेंस सीडी जो है वो कॉपी करेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। तो संजना का था 5,40,000, आलोक का 3,60,000, निधि का 3,00,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये आएगा 12 लाख इन टोटल। ठीक है, तो लाइबिलिटी साइड हमने कर लिए, एसेट्स में करेंगे कैश साइड। ठीक है, इसका बैलेंस जरा समझ लो, इसमें गलती हो सकती है। तो क्वेश्चन में हमें कैश का बैलेंस शीट में क्वेश्चन वाली में गिवन है 1,66,000। अब इसको आगे ध्यान से सुनो, इसमें निधि की कैपिटल ऐड करेंगे 3,00,000। ठीक है, निधि गुडविल लाई है 1,00,000, तो वो ऐड करेंगे, माइनस करेंगे 50,000 क्योंकि आधी गुडविल पार्टनर्स ने विड्रॉ कर ली, तो गुडविल माइनस करेंगे। फिर आपने ऐड कर और लेस करनी है वो जो हमने कैपिटल एडजस्टमेंट की है पार्ट डी की। तो आलोक ने इन्वेस्ट किए हैं 2,00,000, तो ये आप ऐड करोगे। संजना ने विड्रॉ करें 50,000। ठीक है, लास्ट वाली बिल्कुल जो पॉइंट डी की एडजस्टमेंट थी ना पार्टनर्स कैपिटल की, तो वो कर रहे हैं, तो वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सारी एडजस्टमेंट है जो कैश अकाउंट पर इफेक्ट कर रही है। तो इसका आप जब आंसर निकालोगे तो ये आपका आंसर आएगा 6,66,000। ठीक है, आई बात समझ में। अब बाकी एंट्रीज करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे को लिखने हैं डेटर्स। तो डेटर्स हम लोग कॉपी करेंगे क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट में से सेम टू सेम। तो 1,46,000 माइनस करेंगे 2,000। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,44,000। ठीक है, तो डेटर्स लिखें। फिर स्टॉक और फर्नीचर की रिवैल्यूएशन अकाउंट पर एंट्री कराई थी, तो इनकी नई नई वैल्यूज आएंगी। तो स्टॉक लिखेंगे हम 1,80,000, फर्नीचर लिखेंगे 2,70,000। ठीक है, तो सारी एंट्रीज कंप्लीट हैं, डेबिट साइड की भी और क्रेडिट साइड की भी। ठीक है, तो टोटल करके देखोगे लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 12,60,000, सिर्फ दो ही आइटम्स हैं यहाँ पर। और एसेट साइड का टोटल भी हमारा सेम ही आ रहा है 12,60,000। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है, पार्ट ए इसी के साथ साथ कंप्लीट है। अब करेंगे पार्ट बी, एनालिसिस वाली बुक में से क्वेश्चंस करेंगे। पार्ट बी का पहला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन फाइनेंशियल एंटरप्राइज रिलेटेड है, 1 मार्कर क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें यही सेम क्वेश्चन है एमसीक्यू फॉर्मेट में आ सकता है, तो सॉल्व करना आना चाहिए। इसमें कह रहे हैं एम लिमिटेड अ फाइनेंशियल एंटरप्राइज हैड एडवांस्ड अ लोन ऑफ 3 लाख, इन्वेस्टेड 6 लाख इन शेयर्स ऑफ द अदर कंपनीज एंड परचेज मशीनरी फॉर 9 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो फाइनेंशियल एंटरप्राइज है ना, ये बेसिकली हो गए बैंक्स वगैरह। ठीक है, जिनका काम है लोन देने का। ठीक है, तो लोन देना क्योंकि इनका रोज का काम है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा एक फाइनेंशियल एंटरप्राइज के लिए। ठीक है, हमें क्योंकि पूछ रहे हैं, मैंने आगे एक बार ही देख लिया, तो इसमें कह रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हमें निकालनी है। तो ये ये जो लोन का 3 लाख का अमाउंट है, ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। फिर कह रहे हैं इन्वेस्टेड 6 लाख इन शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज। ठीक है, इन्वेस्टमेंट देखो बैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो तो उनपे बहुत सारे लोग पैसा जमा कराते हैं। ठीक है, तो ये जो 6 लाख रुपए है ना, ये क्योंकि उन पे बहुत सारे लोग पैसा जमा कराते हो, तो उनके लिए इन्वेस्टमेंट करना भी रोज का काम है, तो ये भी उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ठीक है, इन्वेस्टेड 6 लाख भी उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। फिर कह रहे हैं एंड परचेज मशीनरी फॉर 9 लाख, तो उन्होंने मशीनरी खरीदी। अभी इसका देखेंगे इसका क्या करना है। फिर कह रहे हैं इट रिसीव्ड डिविडेंड ऑफ 70,000 ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। देखो क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो उससे रिलेटेड जो डिविडेंड आया ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, तो ये 70,000 भी क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। फिर कह रहा है द कंपनी सोल्ड एन ओल्ड मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 79,000 एट ए लॉस ऑफ 10,000। तो मशीनरी बेची है 79,000 की बुक वैल्यू, लॉस हुआ है 10,000, तो कैश कितना रिसीव किया है, पॉजिटिव 69,000। ठीक है, 79 में से 10 को माइनस किया तो 69,000 कैश का इनफ्लो हुआ है। ठीक है, तो मशीनरी खरीदना ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ये बात हमारे को समझनी है। मशीनरी खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। और ऊपर देखो, अच्छा ये मैंने खरीदना बोल दिया, मशीनरी बेचना। ठीक है, मशीनरी बेचना भी, मशीनरी खरीदना भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो यहाँ हमने सेल करी है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। और ऊपर देखो परचेज की मशीनरी 9 लाख की, तो पैसे का आउटफ्लो हुआ है, तो 9 लाख रुपीज़ क्या है, नेगेटिव। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है 9 लाख रुपीज़ नेगेटिव क्योंकि खरीदी है। तो इनका अगर आप नेट इफेक्ट निकालोगे तो ये आएगा 8,31,000 नेगेटिव। ठीक है, तो कैश का आउटफ्लो आ रहा है, यानी कि कैश यूज आ रहा है। ठीक है, 8,31,000 नेगेटिव, तो ये अमाउंट जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो आंसर है 8,31,000 नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिव द मीनिंग ऑफ कैश इक्विवेलेंट्स। तो आपको थ्योरी का क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका डेफिनेशन आना चाहिए। ठीक है, और
एटलीस्ट रीड करके जाना कि एमसीक्यू में आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन सा डेफिनेशन करेक्ट है, ठीक है। तो थ्योरी रीड जरूर करके जानी है भाई सभी बच्चों ने। क्वेश्चन 20 डिस्कस करेंगे। इसमें कह रहे हैं, देखो थ्योरी का है, एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो थ्योरी का ये आप बुक में से रीड कर लेना, ठीक है, आपको चैप्टर की थ्योरी में ये गिवन होगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं, स्टेट अंडर विच मेजर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग, ठीक है। तो हेडिंग सब हेडिंग का क्वेश्चन आ गया। तो अब देखो यहाँ पे बहुत सारी पूछी गई है हेडिंग और सब हेडिंग, ठीक है। तो हम यहीं पर ही इसको फिल कर देंगे। तो मेजर हेड और सब हेड है यहीं पर फिल कर रहे हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस कहाँ जाएगा भाई? प्रीपेड इंश्योरेंस जाएगा करंट एसेट्स, ठीक है, करंट एसेट्स। और सब हेड होगा इसका अदर करंट एसेट्स, ठीक है, इसका सब हेड होगा अदर करंट एसेट्स। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स कहाँ जाएगा? नॉन करंट एसेट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की बात करें, हमने कहीं पैसा लगाया तो नॉन करंट एसेट्स। और सब हेड होगा इसका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। थर्ड है हमारा कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर कहाँ जाएगा? शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है, इसका मेजर हेड होगा शेयर होल्डर फंड्स। और सब हेड इसका होगा, सब हेड हम इसका लिख सकते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, ठीक है। या फिर देखो इसका लिखेंगे सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, या फिर हम लिखेंगे डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, ठीक है। यहाँ स्पेस नहीं है, मैं मतलब बोल रहा हूँ डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, इसका सब हेड हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है अनपेड डिविडेंड। अनपेड डिविडेंड का क्या होगा? करंट लाइबिलिटीज। और फिर होगा अदर करंट लाइबिलिटी होगा सब हेड, ठीक है, अदर करंट लाइबिलिटीज। फिफ्थ पॉइंट है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व हमारा बहुत सिंपल है, शेयर होल्डर फंड्स। और अदर सब हेड होगा रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, अदर सब हेड होगा रिजर्व एंड सरप्लस। नेक्स्ट है लूज टूल्स। लूज टूल्स हो जाएगा करंट एसेट्स और अदर करंट एसेट नहीं, लूज टूल जाएगा करंट एसेट्स और इन्वेंट्री में, ठीक है, ये जाएगा इन्वेंट्री में। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जाएगा नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, नॉन करंट एसेट्स। और एक हमारी कैटेगरी होती है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट, ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स, और इसके अंदर हम फिर से लिखेंगे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ठीक है, ये ध्यान से करना है, इसकी रीडिंग में लगा देता हूँ सब हेड की। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स हाइफन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ठीक है। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का आंसर ये है। नेक्स्ट है पेटेंट्स बीइंग डेवलप्ड बाय दी कंपनी, ठीक है। तो ये अगेन मेजर हेड तो इसका नॉन करंट एसेट रहेगा, लेकिन सब हेड इसका रहेगा सेम, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट, मतलब एकदम सेम नहीं, कंप्लीटली सेम नहीं। और उसके बाद हाइफन इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ठीक है, ये लर्न करने वाले हैं सारे, इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो हमने सारे हेडिंग और सब हेडिंग यहां पर कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट करेंगे 21, ठीक है। ये देखो अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर का क्वेश्चन आया हुआ है। कैलकुलेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स की बात कर रहा है। तो इन्फॉर्मेशन दी, करंट एसेट्स बताया, क्विक रेशियो दे दी, करंट रेशियो दे दी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे दी, ठीक है। तो देखो आपको ना एक तो फॉर्मूले रटे होने चाहिए, ठीक है, जो भी रेशियोज गिवन है, जैसे 3 रेशियोज दे दी तो तीनों रेशियो के फॉर्मूले अब तक याद होने चाहिए, तभी हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। फिर कह रहा है गुड्स वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। तो जब भी आपको प्रॉफिट और कॉस्ट हो, यहाँ पर कॉस्ट का मतलब होता है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो जब भी ये लाइन गिवन हो, आपको एक फॉर्मूला और दिमाग में आना चाहिए, सेल्स माइनस COGS इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, एक ये फॉर्मूला माइंड में आना चाहिए। तो अगर ये फॉर्मूले सारे पता है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट ए। सबसे पहले करंट रेशियो का फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। तो करंट रेशियो में क्वेश्चन में गिवन है 2:1, तो 2/1 लिखा, ठीक है। करंट एसेट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है 8 लाख, तो यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस करेंगे और करंट लाइबिलिटीज हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे और करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगी हमारे पास 8 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख, यानी कि 4 लाख रुपीज, ठीक है। तो करंट लाइबिलिटी निकाल ली। इसके बाद देखो करंट लाइबिलिटी आ गई तो क्विक रेशियो वाला फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्विक रेशियो हमारे को क्वेश्चन में गिवन है 1.5 अपॉन में 1,
क्विक एसेट्स हमारे को नहीं पता है, तो क्विक एसेट्स की जगह क्विक एसेट्स। करंट लायबिलिटी हमने अभी अभी निकाली, यहाँ पे 4 लाख रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना 4 लाख इंटू 1.5, तो आपके पास क्विक एसेट्स कितनी आ जाएंगी, 4 लाख इंटू 1.5 करेंगे, ये आ जाएगा 6 लाख। तो क्विक एसेट्स हमारे पास आ गई 6 लाख रुपीज। इसके बाद हम नया फॉर्मूला लिखेंगे अपना करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स वाला फॉर्मूला लिखेंगे। तो करंट एसेट्स में से अगर हम इन्वेंट्री माइनस कर देते हैं, ठीक है, करंट एसेट्स में से अगर हम इन्वेंट्री माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्विक एसेट्स आ जाती हैं, ठीक है। क्विक एसेट्स मतलब लिक्विड एसेट्स। तो करंट एसेट्स हमें पता है कितनी है, 8 लाख है। इन्वेंट्री हमें पता नहीं है, इन्वेंट्री हम निकाल लेंगे, ठीक है। और क्विक एसेट्स हमने अभी अभी ऊपर निकाली 6 लाख, ठीक है। तो इन्वेंट्री माइनस का इधर चला जाएगा और 6 लाख इधर आ जाएंगे, तो 8 लाख माइनस 6 लाख और हमारे पास इन्वेंट्री आ जाएगी 2 लाख रुपीज़, ठीक है। अब देखो ये इन्वेंट्री निकालने का फ़ायदा क्या है, ठीक है। इन्वेंट्री का फ़ायदा अभी समझ आएगा, हम ना लिख रहे हैं अगला फॉर्मूला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर ना वैल्यू मिल गई। अब ध्यान से देखो, इसमें ना कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर ना हमें एवरेज वैल्यू लिखनी है, लेकिन क्वेश्चन में हमारे को सिर्फ एक ही वैल्यू पता है इन्वेंट्री की। तो जब आपको सिर्फ एक ही इन्वेंट्री की वैल्यू पता हो, ठीक है, तो उसी को आप एवरेज इन्वेंट्री समझकर क्वेश्चन में वैल्यू पुट करोगे और आगे सॉल्व करोगे। और ये जो इन्वेंट्री होती है ना, ये हमारी होती है क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। ये जो हमारा आंसर निकला है ना, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री का निकला है। तो आप एवरेज इन्वेंट्री की जगह आप लिख दोगे यहाँ पे 2 लाख रुपीज़। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे को पता नहीं है, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 6 टाइम्स, तो यहाँ पे 6 लिख दिया, ठीक है। अब ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास आ जाएगा 12 लाख रुपीज़, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 12 लाख आ गया। सेल्स हमें निकालना है, और एक इक्वेशन हमारे को और पता है, फॉर्मूला और पता है, वो लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। सेल्स निकालना है, लास्ट फॉर्मूला हमने लिख लिया, तो सेल्स की जगह तो सेल्स ही लिखते हैं। COGS आपको पता ही है 12 लाख, तो यहाँ पे लिखा 12 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट उसमें क्लियर बोल रहा है कितने परसेंट, 25% ऑन कॉस्ट, तो 25% ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट मतलब ऑफ COGS, तो ये हमारा आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो सेल्स कितना होगा भाई, सेल्स सिंपल हो गए, -12 लाख इधर जाके प्लस का 12 लाख, और 12 लाख का 25% आता है 3 लाख, तो ये 3 लाख। तो सेल्स आपके पास आ गई 3 लाख प्लस 12 लाख, यानी कि 15 लाख रुपीज़, ठीक है। तो सेल्स हमने निकाल लिए 15 लाख। अब करते हैं इसी क्वेश्चन का पार्ट बी। पार्ट बी कह रहा है द ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 60%, ठीक है। तो ऑपरेटिंग रेशियो दे दिए। स्टेट वेदर परचेज ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 20,000 विल इंक्रीज डिक्रीज और नॉट चेंज द ऑपरेटिंग रेशियो। देखो ये बहुत सही क्वेश्चन है, परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। तो इसका इफेक्ट सबसे पहले समझो, जब भी हम गुड्स खरीदेंगे तो इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा, एक तो परचेजेस बढ़ जाएंगी, अगर हम गुड्स खरीदेंगे तो परचेजेस बढ़ जाएंगी। और इसका जो दूसरा इफेक्ट होगा ना, वो आपको समझना है कि हमें ये एज्यूम करने की जो हमने गुड्स खरीदे हैं ना, ये बिके नहीं है, ठीक है। ये अभी मतलब सेल आउट नहीं हुए, जस्ट हमने खरीदे हैं। तो जब हम गुड्स खरीदेंगे और वो सेल आउट नहीं होंगे ना, तो उसका मतलब है कि परचेजेस तो बढ़ेंगी बढ़ेंगी, साथ साथ क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक का मीनिंग होता है अनसोल्ड गुड्स, मतलब वो सामान जो हमारा इस साल नहीं बिका है बट अगले साल उम्मीद है बिक जाएगा, ठीक है। तो वो होता है क्लोजिंग स्टॉक। तो जब हम करते हैं गुड्स खरीदते हैं, तो एक तो परचेजेस बढ़ गई, और दूसरा मान के चल रहे हैं ये गुड्स हमारे अभी बिके नहीं है इमीडिएटली, तो क्योंकि परचेजेस बढ़ गई तो क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ गया। तो ये तो इसका इफेक्ट है। लेकिन अब इसका इफेक्ट ऑपरेटिंग रेशियो पे कहाँ पड़ेगा, वो हमारे को समझना है, और उसके अकॉर्डिंग हम आंसर बताएंगे इंक्रीज डिक्रीज और नॉट चेंज का, ठीक है। तो एक बार जरा वर्किंग नोट में थोड़ा सा डिटेल में इसको समझते हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला लिखा, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में RFO। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का भी हमें फॉर्मूला पता है, क्या पता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अब आपको देखो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला हमने पूरा तोड़ के लिख दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन RFO। तो हमारा इफेक्ट कहाँ का पड़ा, हमारा इफेक्ट पड़ा था, अभी हमने समझा परचेजेस पे पड़ रहा था, परचेजेस बढ़ रही थी, और दूसरा इफेक्ट पड़ रहा था क्लोजिंग स्टॉक पर। तो इस फॉर्मूले में मेरे को सीधे सीधे तो ना परचेजेस दिख रही है ना क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है, क्योंकि RFO मतलब सेल्स हो गया, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी एक्सपेंसेस है, मतलब परचेज क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ना हमारे को थोड़ा समझना होगा, तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक बारी डिटेल फार्मूला लिखते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ये हमने क्लास 11 से ये फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पे आप देखो क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस ट्रांजैक्शन का, ठीक है। तो हमने गुड्स खरीदे कितने के, 20,000 से, तो जितने के गुड्स खरीदे थे उतने से परचेजेस बढ़ गई, उतने से क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया। तो इस फॉर्मूले में अगर आप नोटिस करोगे
तो आपकी परचेजेस बढ़ गई 20,000 से, आपका क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया 20,000 से, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, तो परचेजेस क्योंकि ऐड हो रहा है और क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। परचेजेस क्योंकि ऐड हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो दोनों के इंक्रीज करने से, वो भी इक्वल अमाउंट से, दोनों अगर इक्वल अमाउंट से इंक्रीज करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो मतलब कि पूरी ऑपरेटिंग रेशो पर कहीं इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नो चेंज या नो इफेक्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नो चेंज या फिर नो इफेक्ट। अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चॉइस में गिवन है, इसमें कह रहा है कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, ठीक है। तो आपको देखो टोटल एसेट्स निकालनी है, डेट निकालनी है, फॉर्मूला तो इसका सिंपल है, टोटल एसेट्स अपॉन डेट, ठीक है। रेशो के नाम में ही फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो टोटल एसेट सीधे सीधे नहीं गिवन है, डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट के लिए हमें देखो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस गिवन है, यानी कि लॉन्ग टर्म डेट तो हमने सीधे सीधे निकाल ली यहाँ पर 3 लाख रुपीज, 1,80,000 प्लस 1,20,000। अब आप ध्यान से देखो टोटल एसेट्स कितनी है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, देखो इसमें ना टोटल एसेट सीधे सीधे गिवन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे एक रफ में ना बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं और इसका टोटल एसेट्स इसकी कैलकुलेट करेंगे। देखो रफ में हमने बैलेंस शीट बनाई, अब ये रफ बैलेंस शीट क्या है भाई, सिंपल है, जैसे हम 11 में बनाते थे, एसेट्स इधर लिखी, लाइबिलिटीज इधर लिखी। अब क्योंकि ये कंपनी अकाउंट है तो लाइबिलिटीज के साथ साथ ना इक्विटी भी लिखना है, इक्यू मतलब इक्विटी लिखा है। तो क्वेश्चन में जितना भी डेटा गिवन है ना, सारा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज साइड का ही डेटा गिवन है, तो हमने सारा डेटा यहाँ पे कॉपी किया। अब इस साइड को यानी कि हम इक्विटी एंड लाइबिलिटीज साइड को जब ऐड कर रहे हैं तो ये आ रहा है 9 लाख रुपीज, ठीक है। अब क्योंकि बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड्स का बराबर होता है, यानी कि जितनी ये 9 लाख रुपीज़ की इक्विटी लाइबिलिटीज है उतने की हमारी क्वेश्चन में एसेट्स हैं। तो ये जो 9 लाख रुपीज़ हमने निकाला है, ये हमने क्या निकाल लिया, टोटल एसेट्स निकाल लिया, ठीक है। तो टोटल एसेट्स 9 लाख है, डेट आपको पता ही है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन ऐड करके हमने निकाला था 3 लाख, ठीक है। तो टोटल एसेट्स टू डेट रेशो क्या होगा, ठीक है, हम यहीं पर इसको सॉल्व कर देते हैं। टोटल एसेट्स न्यूमरेटर में लिखा, डेट को 3 लाख नीचे लिखा, तो 3:1 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसी का पार्ट बी करते हैं, इसमें कह रहे हैं द डेट इक्विटी रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 1:2, ठीक है। तो डेट इक्विटी रेशियो दे दी। स्टेट वेदर इश्यू ऑफ बोनस शेयर विल इंक्रीज डिक्रीज और नॉट चेंज द डेट इक्विटी रेशियो। देखो अगर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन गिवन है ना, उसका आपको इफेक्ट पता होना चाहिए, कहाँ का इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो अगर कंपनी बोनस शेयर्स इशू करती है ना, तो एक तो शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, क्योंकि शेयर्स इशू करें तो शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, बट पब्लिक से पैसा नहीं मिलने वाला, क्योंकि बोनस शेयर्स इशू करें तो कैश नहीं बढ़ेगा, पैसा नहीं मिलने वाला। क्या होगा, कंपनी जब बोनस शेयर इशू करती है तो वो रिजर्व्स में से करती है, ठीक है। तो रिजर्व्स जो है वो किसका पार्ट है, शेयर कैपिटल का पार्ट है, ठीक है। और शेयर कैपिटल के अंदर ही आपके पास, मतलब शेयर कैपिटल मतलब क्या हो गया यहाँ पे, शेयर होल्डर फंड्स, बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो, शेयर होल्डर फंड्स का पार्ट है या इक्विटी का पार्ट है, ठीक है। तो इक्विटी के अंदर ही हमारे पास शेयर कैपिटल भी आता है, हमारे पास रिजर्व्स भी आते हैं, ठीक है। तो जब बोनस शेयर्स इशू कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल बढ़ रही है, रिजर्व्स हमारे कम हो रहे हैं। तो देखा जाए तो एक ही हेडिंग के अंदर इक्विटी या शेयर होल्डर फंड्स, एक ही हेडिंग के अंदर एक चीज़ जितने अमाउंट से बढ़ रही है, दूसरी चीज़ उतने अमाउंट से रिड्यूस कर रही है, तो यानी कि नो इफेक्ट आएगा इक्विटी पर, ठीक है। तो इक्विटी पर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, इश्यू ऑफ बोनस शेयर से डेट पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, क्योंकि लोन थोड़ी है जो डेट पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ओवरऑल जो इसका आंसर होगा, डेट इक्विटी रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आंसर होगा नो चेंज, ठीक है। तो इस रेशियो का आंसर होगा नो चेंज, ठीक है। तो इसका आंसर इन शॉर्ट आप लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, नो चेंज सिंस इट इज अ कन्वर्जन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इनटू शेयर कैपिटल, ठीक है। ये लैंग्वेज लिख दोगे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो आपने क्या करना है, 2 सालों का आपको डेटा गिवन है, 31 मार्च 2017 का और 2018 का। तो हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है, अदर इनकम गिवन है, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस गिवन है, टैक्स रेट गिवन है, ठीक है। तो हमारे को कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए, ठीक है। फिर हम वैल्यूज खुद निकालेंगे, एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे और परसेंटेज चेंज निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को, ठीक है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट का कंप्लीट फॉर्मेट मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो अब ए पे लिखा है प्रीवियस ईयर, ठीक है, जो पुराना साल है वो यहाँ लिखा है, बी पे लिखा है करंट ईयर। फिर 2 कॉलम्स हमें कैलकुलेट करने हैं, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज के। एब्सोल्यूट चेंज क्या होता है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो बी माइनस है,
और परसेंटेज क्या होता है C/A इंटू 100, यानी कि एब्सोल्यूट चेंज अपॉन में पुराने वाला साल प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100, तो वो डेटा हम यहाँ पर लिखेंगे। तो क्वेश्चन में जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख और 6 लाख गिवन है। ध्यान रखना क्वेश्चन में पहले करंट ईयर है फिर प्रीवियस ईयर है, लेकिन फॉर्मेट में हमारे को पहले प्रीवियस ईयर लिखना होता है फिर करंट ईयर लिखना होता है, तो कॉलम स्वैप करे हुए हैं क्वेश्चन में, ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। ऐड करनी है इनकम, इनकम हमें बोली है 20% ऐड करनी है दोनों सालों की, ठीक है। तो 5 लाख का 20% 1 लाख, तो यहाँ पर 1 लाख लिखेंगे। 6 लाख का 20% 1,20,000, तो यहाँ पर लिख देंगे। थर्ड कॉलम है एडिशन का, इन दोनों को ऐड करा, टोटल रेवेन्यू हमारे पास आ जाएगा 6 लाख ए कॉलम में, यहाँ पर टोटल रेवेन्यू आएगा 7,20,000, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल रेवेन्यू हो गया। लेस करना है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, तो वो कह रहे हैं परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू 40% और 30%, यानी कि टोटल रेवेन्यू ये जो हमने अभी अभी निकाला ना थर्ड कॉलम, इसका कितना है 40% और 30%, ठीक है। तो 40% यहाँ पर करंट ईयर में, प्रीवियस ईयर में है हमारे पास 30%, तो 6 लाख का 30% होता है 1,80,000, 7,20,000 का 40% होता है 2,88,000, ठीक है। तो हमने एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस लिख लिए, ये लेस करना है, यानी कि 6 लाख में से 1,80,000 जाएंगे, तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4,20,000। 7,20,000 में से 288 जाएंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, ये आएगा 4,32,000, ठीक है। टैक्स का रेट हमारे को कितना गिवन है, 50% गिवन है दोनों सालों का, तो टैक्स हमारे को माइनस करना है, इसका हाफ करेंगे 2,10,000, इसका हाफ कर देंगे 2,16,000, तो ये हमारे को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब हमारे पास देखो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो 4,20,000 में से 2,10,000 जाएंगे, देखो सेम अमाउंट आएगा 2,10,000, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा 2,10,000 और सेम यहाँ पर आएगा 2,16,000, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा एक बारी लाइन वगैरह बना देते हैं। एब्सोल्यूट चेंज वाला कॉलम फिल करेंगे, तो B माइनस ए मतलब करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट चेंज हमारे पास कितना आ रहा है 1 लाख, ठीक है। उसके बाद 1,20,000 में से 1 लाख गए, ये आएगा 20,000। 2,88,000 में से 1,80,000 गए, तो ये आ जाएगा 1,08,000, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाला रह गया था 7,20,000 में से 6 लाख गए, ये आ जाएगा 1,20,000। 4,32,000 में से 4,20,000 गए, ये आ जाएगा 12,000। 2,16,000 में से 2,10,000 गए, ये आ जाएगा 6,000 और सेम आएगा इसके नीचे 6,000, ठीक है। तो हमने एब्सोल्यूट चेंज निकाल लिया, अब हमें निकालना है परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज मैंने बताया क्या है C/A, यानी कि 1 लाख अपॉन में 5 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगा 20%। सिमिलरली 20,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100, ये भी आएगा 20%। फिर 1,20,000 अपॉन 6 लाख इंटू 100, ये आएगा 60%। ऐसे ही आपको सारे के सारे कैलकुलेट करने हैं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज फिल कर देता हूँ। ये सारे हमने कैलकुलेट कर लिए। टोटल रेवेन्यू का एक बारी रीचेक कर लेते हैं, ये 60 नहीं है, ये 20% है, ठीक है। तो ये कट करके लिख देते हैं 20%, ठीक है। ये 60 नहीं है, टोटल रेवेन्यू का 20% है। तो ये कंप्लीट कंपैरेटिव स्टेटमेंट हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, और इसके बाद पेपर कंप्लीट है। स्टार्ट करेंगे लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कंप्लीट क्वेश्चन है, सारा कुछ करना है, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग सारा करना है, ठीक है। तो कह रहे हैं फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ के लिमिटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन एज ऑन 31 मार्च 2018 प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो आपको बैलेंस शीट दिख रही है, तो मैं एक बार बैलेंस शीट पूरी आपको शो कर देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा जूम आउट करते हैं, पूरी शो हो जाएगी, ठीक है। तो कंप्लीट बैलेंस शीट अब हमारे को दिख रही है। इसमें देखो कुछ खास अभी तो नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें देखो वर्किंग नोट में बहुत सारे नोट नंबर गिवन है, ठीक है। तो नोट्स टू अकाउंट्स में हमारे को जाना पड़ेगा और एक बारी डिटेल में देखते हैं नोट्स टू अकाउंट्स और एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स देखो सरप्लस गिवन है, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर लेंगे, ये हमारा 3,20,000 क्लोजिंग हो जाएगा, ये 60,000 ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। जनरल रिजर्व देखो हम कितना लेंगे, ऐड करेंगे जनरल रिजर्व, क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकालना है, तो इनका डिफरेंस यानी कि 80,000 जनरल रिजर्व ऐड करेंगे। उसके बाद आप देखो प्रोविजन फॉर टैक्स हमारे को ऐड करना होता है, कौन सा ऐड करते हैं, करंट ईयर करते हैं, तो करंट ईयर कौन सा है 1,18,000 है, ठीक है। ये सारा ऐड करेंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन की, ठीक है, और साथ साथ इसमें ना डिबेंचर्स की गिवन है, तो एक बार एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। देखो अब आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स गिवन है 12% डिबेंचर्स,
ओपनिंग डिबेंचर्स 3 लाख है, क्लोजिंग डिबेंचर्स 5 लाख है, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे को क्या गिवन है, 12% डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 सितंबर 2017, यानी कि मिड ऑफ द ईयर हमने थोड़े से डिबेंचर्स नए इशू करें, तो जो न्यू डिबेंचर्स है इन पे भी हमारे को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना हो जाएगा, देखो 3 लाख तो हमारे पास स्टार्टिंग से थे, 2 लाख के नए बाद में आए, यानी कि 3 लाख पे तो पूरा 12% निकालेंगे, और ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस हमें यहाँ से दिख रहा है 2 लाख का, तो ये जो 2 लाख के कब इशू है, ये इशू है सितंबर 1 को, यानी कि इन 2 लाख पे हम कैसे इंटरेस्ट देंगे, 2 लाख इंटू 12/100 इंटू 6/12, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स में इंटरेस्ट जाएगा, एक तो होगा 3 लाख इंटू 12/100 प्लस 2 लाख इंटू 12/100 इंटू 6/12, तो ऐसे हमने डिबेंचर्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, मेन इस क्वेश्चन में यही था, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपको दिख ही रही हैं, ठीक है। इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं और फिर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर देंगे। फिर दिख रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट देखो पहले 42,000 था, फिर 1,15,000 हो गया, यानी कि ये बढ़ गया, ठीक है। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, इनका डिफरेंस प्लस की फॉर्म में, ठीक है। प्रोविजन हमने देख लिया, करंट ईयर का टैक्स का जो प्रोविजन है ऊपर जाता है और नीचे जाएगा लेस टैक्स पे, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर प्रीवियस ईयर नीचे जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात कर रहा हूँ, माइनस कर देंगे फिर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 46,000 नीचे जाएगा। टेंजिबल एसेट्स हमारे को गिवन है प्लांट एंड मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, तो ये जो 1,20,000 और 1,15,000 का डिफरेंस है, ये तो 5,000 आपका डिप्रिसिएशन की फॉर्म में जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, और 7,50,000 से आपकी प्लांट एंड मशीनरी बढ़कर 11 लाख हो गई, यानी कि हमने मशीनरी खरीदी है, तो परचेज ऑफ मशीनरी नेगेटिव फॉर्म में जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, ठीक है। तो इनका डिफरेंस 3,50,000 जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। फिर हमें दिख रही है गुडविल, तो गुडविल देखो पहले 1,70,000 की थी, अब 2,68,000 की होगी, यानी कि इनका डिफरेंस देखो गुडविल बढ़ गई, तो हमने क्या किया, गुडविल खरीदे, तो परचेज ऑफ गुडविल इनका डिफरेंस 98,000 जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, ठीक है। बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें जो होती हैं, इंक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, वो हम बैलेंस शीट में से देखकर लिख लेंगे, ठीक है। बाकी PDF में मतलब डिस्क्रिप्शन में पेपर का लिंक है, तो आप पेपर डाउनलोड करो। अगर आपको लाइक पेपर स्क्रीन से देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ये क्वेश्चन 2 पेजेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप पेपर डाउनलोड करो और उसमें से आपको क्वेश्चन पेपर दिख जाएगा, सारा क्वेश्चन आसानी से दिख जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को। सबसे पहले लिखेंगे, देखो कंप्लीट कैश फ्लो बनानी है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखा, इसके नीचे आप लिखोगे सरप्लस। सरप्लस क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस होता है हमारा सरप्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2,60,000, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके आ जाएगा। इसमें हमने ऐड करना है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का ही मैंने अमाउंट बताया था, डिफरेंस लेकर आएगा, तो 1,40,000 माइनस 60,000 का डिफरेंस लेंगे, 80,000 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें हमने ऐड करना है प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर, तो ये ऐड करेंगे 1,18,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट्स टू अकाउंट्स में गिवन है, ये सारी चीज़ें जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4,58,000। तो ये जो आंसर है इसको क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। तो इसको यहाँ पर लिख डालेंगे ये चीज़। नेक्स्ट स्टेप होता है ऐड करने का नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का, ठीक है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है। इनको हम लोग एडजस्ट करेंगे अब इस क्वेश्चन में। तो ये हमारे को गिवन है, इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर्स, ठीक है। इसी से रिलेटेड हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, तो ये मैंने आपको समझाया 3 लाख तो ओपनिंग बैलेंस है, तो इस पर तो पूरा 12% इंटरेस्ट दे देंगे, प्लस वो जो नए डिबेंचर्स हैं जो मिड ऑफ द ईयर इशू करे गए हैं, तो उन पे पूरा 12% नहीं देंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे 6/12 से, ठीक है। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई आपने किससे करना है, 7/12 से करना है, क्योंकि इशू कब हुए हैं, इशू हुए मैं आपको 1 मिनट ये समझा देता हूँ। देखो डिबेंचर्स इशू हुए हैं सितंबर 1 को 2 लाख रुपीस के, तो कितने मंथ्स के लिए बिजनेस में रहे हैं, तो इंक्लूडिंग सितंबर गिनेंगे ना। जो डिबेंचर्स इशू किए अगर सितंबर 1 को करें तो लोन के जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा वो इंक्लूडिंग द मंथ ऑफ सितंबर होगा, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है। तो आप ये काउंट करो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो यहाँ पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा 7/12 ना कि 6/12। देखो गलती लग सकती है, इवन मैंने भी एक बार ही के लिए 6 समझ लिया, ठीक है, लेकिन ये 7 है, तो 2 लाख इंटू 12/100 इंटू 7/12, तो यही क्वेश्चन की एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। जस्ट मंथ्स की कैलकुलेशन ध्यान से करना, 7/12 करोगे तो बाकी ओवरऑल क्वेश्चन ईजी है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है।
तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमने कर लिया, ये आएगा 50,000। फिर डेप्रीसिएशन हम करेंगे, ठीक है। डेप्रीसिएशन 1,20,000 माइनस 1,15,000, ये भी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग का पार्ट है, ये भी ऐड हो जाएगा 5,000, ठीक है। तो 4,58,000 में ये दोनों आइटम्स ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 5,13,000। इसको बोलेंगे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। अब बस हमारे को इंक्रीज डिक्रीज करना है करंट एसेट करंट लायबिलिटी वाला, और टैक्स माइनस करेंगे तो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। तो इसमें से लेस करेंगे इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। तो कितना इंक्रीज हुआ है, 4,40,000 माइनस 1,50,000, तो ये हमारे पास आ रहा है 2,90,000। अब क्योंकि इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो ब्रैकेट में शो करेंगे, ठीक है। एक यही आइटम हमें करनी थी, तो 5,13,000 में से माइनस किए 2,90,000, ये आ जाएगा 2,23,000। इसको हम बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये क्या है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है टैक्स पेड। टैक्स जो इस साल पे करेंगे वो कौन सा पे करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो वो कितना है क्वेश्चन में गिवन है 46,000, पे कर रहे हैं नेगेटिव हो जाएगा, कैश आउटफ्लो हो जाएगा कैश का। 2,23,000 में से 46,000 जाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,77,000, ठीक है। तो इसका आपको यहाँ पर लिखना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया 1,77,000। नेक्स्ट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें देखो हम ऐड करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट देखो क्या क्या करना है। तो ऐड तो कुछ नहीं करना, सीधा करेंगे परचेज ऑफ प्लांट मशीनरी, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी। तो ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस लेंगे, तो 11 लाख माइनस 7.5 लाख, ये इंक्रीज हुआ था, तो यानी कि हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, तो खरीदी है तो पैसे का आउटफ्लो हुआ है, यानी कि नेगेटिव अमाउंट है, ठीक है। फिर लिखेंगे परचेज ऑफ गुडविल, ठीक है। परचेज ऑफ गुडविल में क्या है, हमने गुडविल खरीदी है तो नेगेटिव अमाउंट आएगा 98,000। पहले 1,70,000 दिख रही थी, फिर बाद में 2,68,000 हो गई, यानी कि इंक्रीज कर गई। तो गुडविल अगर इंक्रीज करेगी इसका मतलब हमने खरीदी है, तो इसलिए नेगेटिव, ठीक है। बस ये दो ही आइटम्स जाएंगी, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ गुडविल में, ठीक है। इन्वेस्टिंग में बस ये दो ही आइटम्स आएंगी। नेगेटिव है तो यहाँ लिखेंगे कैश फ्लो, वर्ड नहीं यूज करेंगे, यहाँ वर्ड यूज करेंगे कैश यूज्ड, ठीक है। तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर देखते हैं क्या आएगा। तो ये टोटल करने पे आ रहा है 4,48,000 ब्रैकेट्स में, तो हमने लिखा हुआ है कैश यूज्ड। अब बनाएंगे नेक्स्ट, स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। स्टार्ट कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट है इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा बड़ा है, ठीक है, तो यानी कि पैसा हमने रेज करा, ठीक है। लाइबिलिटीज बढ़ेगी यानी कि हमने पैसा रेज किया, तो जो भी बैलेंसेस गिवन है उसका डिफरेंस लिया है, तो डिफरेंस आएगा 73,000, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ किस किस का डिफरेंस लिया, तो 1,15,000 माइनस 42,000 करके आया है 73,000। नेक्स्ट लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो जब भी शेयर्स इशू करेगी कंपनी तो पैसे का इनफ्लो होगा, तो अगेन यहाँ पर हमने डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस किसका लिए 7,90,000 माइनस 5,80,000, तो ये आ जाएगा 2,10,000, ठीक है। तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स हो गया। नेक्स्ट आपने लिखना है प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ 12% डिबेंचर्स, ठीक है। तो डिबेंचर्स हमने कितने रुपीज़ के और इशू करें, तो ये तो बड़ी देर से कर रहे हैं, 5 लाख, 3 लाख के पहले थे, 5 लाख के बाद में हो गए, यानी कि 2 लाख रुपीज़ के इशू करें, ठीक है। अब इन डिबेंचर्स पे हमने जो इंटरेस्ट पे करा था, तो इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर्स, तो ये तो पे किया था ना, तो ये कैश का आउटफ्लो है। ये कितना आया था, 50,000 आया था सॉल्व करने पे, तो ये हमने 50,000 लिख देना, ठीक है। ये सारी आइटम्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ये ऊपर जो डिबेंचर्स है ना, ये पे किए तो ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, सारा का सारा हम ऐड करते हैं, ये हमारा आ रहा है 4,33,000, ठीक है। ये चारों आइटम्स का नेट इफेक्ट आ रहा है 4,33,000। नेक्स्ट डी पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है, 2 पॉइंट्स हो रहे हैं, अभी ए बी सी हुआ, अभी डी आएगा, ठीक है। तो डी की आपको हेडिंग लिखनी है नेट इंक्रीज स्लैश डिक्रीज इन कैश
एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है, इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो ये कैसे आएगा भाई, आपने जो तीनों आंसर निकाले ना, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, उन तीनों के आंसर्स को आपने ऐड कर देना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में उसका नेट इफेक्ट ऐड करने पे आएगा 1,62,000। इसमें आपने क्या करना है, आपने ऐड करना है ओपनिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का क्वेश्चन में बैलेंस शीट में से देखकर, ठीक है, क्वेश्चन की बैलेंस शीट में से देखकर ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। अब इसमें देखो, ऐड करोगे ना जब ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो आपका जो आंसर आना चाहिए ना, वो किसके इक्वल आना चाहिए, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के आंसर इक्वल आना चाहिए। तो अगर आपका आंसर इक्वल आ गया तो समझ लेना आपका क्वेश्चन एग्जाम में करते करते ही वेरीफाई हो गया, ठीक है। अगर तीनों एक्टिविटीज़ के आंसर में आपने ऐड करा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, क्वेश्चन में से बैलेंस शीट में से देखकर ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे, और हमारा जो फाइनल आंसर आएगा ना, वो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स गिवन होंगे उसके इक्वल आना चाहिए। तो अगर ये उसके इक्वल आ गया तो हमारा आंसर वेरीफाइड है और हमारा आंसर सोल्यूशन प्रॉपरली करेक्ट होगा, ठीक है। तो एक बार ही क्वेश्चन की बैलेंस शीट देखते हैं और ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स चेक करते हैं कितने गिवन है। देखो, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये ओपनिंग वाला साल है ये वाला, और ये क्लोजिंग वाला है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 63,000 हमें दिख रहे हैं, बट ठीक है 63,000 नहीं कंसीडर करेंगे। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हम कितने कंसीडर करेंगे, 63,000 प्लस ये 70,000, क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट भी ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है। तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे, 63 प्लस 70,000, यानी कि कितने हो जाएंगे, 1,33,000। तो ये हम यहाँ पर लिख देते हैं 1,33,000। अब ना इसको आप ऐड करो, ठीक है, ये हमारी चल रही है कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसको हम ऐड करते हैं, ऐड करने पे आ रही है 2,95,000। तो ये जो टोटल है ना 2,95,000, ये आपका क्वेश्चन में मैचिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के इक्वल। तो अगर आप देखोगे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना गिवन है, 1,55,000, लेकिन अगेन आपको करंट इन्वेस्टमेंट का भी क्लोजिंग बैलेंस ऐड करना है। तो ये 1,55,000 प्लस ये 1,40,000, तो अगर आप ध्यान से देखो ये टोटल भी कितना है, 2,95,000 आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है वो वेरीफाई हो गया और हमने बिल्कुल कैश फ्लो स्टेटमेंट करेक्टली प्रिपेयर करी है, ठीक है। तो कंप्लीट पेपर हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है, 2019 का पेपर हमने सॉल्व करा। तो कोई भी आपके डाउट्स हैं तो कमेंट्स में लिखो, कोई सजेशन है कमेंट्स में लिखो, ठीक है। एंड ऐसे अगर और पेपर चाहिए, ठीक है, इससे भी प्रीवियस ईयर के, तो वो भी आप नीचे कमेंट्स में मुझे बताओ, ठीक है। मैं और प्रीवियस ईयर डेडिकेटेड चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं अपलोड कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे और वीडियोस आते रहेंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब